द ग्रीफन वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड नंबर 1 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग एक छोटे बच्चे जिसका नाम मार्क होता है उसे उसके रूम के अंदर सोते हुए देख, जिसकी नींद किसी डरावनी आवाज के कारण एकदम से खुल जाती है। इस चीज से मार्क काफी ज्यादा डर जाता है, मगर उसी टाइम उससे भी ज्यादा डरे हुए उसके डैड उसके रूम में आते हैं और वो जल्दी से उस मार्क के बड़े भाई जिसका नाम थॉमस होता है दोनों को ही लेकर अपने घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। मगर जाने से पहले मार्क के डैड कार्ल घर में रखी सभी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ देते हैं, मानो जैसे उनको इन मूर्तियों से ही सबसे ज्यादा खतरा है। और साथ में वो अपने घर से ही एक बुक ले लेते हैं जिसका नाम वो क्रॉनिकल बताते हैं, और इस बुक को संभालने की जिम्मेदारी वो थॉमस को देकर घर से अपने बच्चों को लेकर अपनी कार से बाहर निकलने लगते हैं। मगर बीच रास्ते में ही कार्ल की वाइफ और इन दोनों बच्चों की मॉम कार के आगे कार्ल को उनके बच्चों को साथ में ले जाने से रोकती है, मगर कार्ल फिर भी जबरदस्ती कार को साइड से निकालते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो सीधा ही एक जगह पर पहुँचते हैं जो कि कार्ल का वर्क स्पेस है जहाँ पर वो काम करते हैं। मगर अब जैसे ही मार्क अपने डैड कार्ल को आवाज देकर उनको बुलाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके डैड का सर बुरी तरह से जल रहा है। और इसी पॉइंट मार्क की एकदम से नींद टूट जाती है। असलियत में ये सब मार्क केवल अपने सपने के अंदर देखकर अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होना शुरू हो जाता है। और अब जब वो अपने रूम से नीचे आकर देखता है तो उसकी मॉम सोफे पर ही सो रही होती है, क्योंकि मार्क की मॉम जिनका नाम पेट्रा है वो पेशे से एक नर्स है और वो अभी अभी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर आई है। और जिस समय ये स्टोरी चल रही होती है वो समय 1994 का होता है। मार्क की सबसे फेवरेट हैबिट ये है कि उसको म्यूजिक सुनना काफी ज्यादा पसंद है, और अपने इसी पैशन के चलते मार्क ने एक छोटा सा म्यूजिक कैसेट्स का स्टोर भी खोला है जिसे वो अपने भाई थॉमस के साथ मिलकर चलाता है स्कूल के साथ ही। और आज मार्क जब अपने स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी क्लास में एक बैकी नाम की एक नई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। बैकी को देखते ही मार्क पहली नजर में ही उसे पसंद करना शुरू कर देता है। तो अब मार्क की आज के दिन की पहली क्लास शुरू होती है और मार्क अपनी क्लास में भी अपना म्यूजिक सुनता हुआ ही पहुंचता है, जिसे देखकर उसका टीचर मार्क से काफी रूडली तरीके से उसका म्यूजिक बंद करने के लिए बोलता है। और साथ में वो उसे इस बात के लिए वार्न भी करता है कि खबरदार अगर उसने म्यूजिक के बारे में सोचा भी तो। अब इस बिहेवियर से मार्क को भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने टीचर को जवाब दे देता है, जिस चीज से अब उसका टीचर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब मार्क को सबक सिखाने के लिए उसके साथ पर्सनल होना शुरू हो जाता है, जिसमें वो उसका कंपैरिजन उसके भाई थॉमस के साथ करता है क्योंकि कुछ समय पहले मार्क का बड़ा भाई थॉमस भी इसी स्कूल में पढ़ता था, मगर उसने उसके टीचर पर हाथ उठा दिया था, इस कारण से उसे इस स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया था। और अब तक मार्क भी इन सभी बातों से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और मार्क की इसी प्रॉब्लम के कारण इस स्कूल में मार्क का एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मार्क को भी उसके भाई के जैसा ही गुस्सेल समझते हैं, जो गुस्से में आने पर कुछ भी कर सकता है। खैर, अब स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर मार्क से मिलने उसका भाई थॉमस आता है, क्योंकि आज थॉमस का जन्मदिन है और आज वो 16 साल का हो गया है। और इन दोनों की बातों से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हैं। मगर साथ में हमें ये बात भी पता चलती है कि थॉमस मार्क और उसकी मॉम के साथ उनके घर में नहीं रहता है, वो इन दोनों से दूर रहता है। मगर आज जब मार्क का बर्थडे है तो थॉमस के पूछने पर मार्क उसे ये बोलता है कि उसको कल रात टाइम निकाल कर घर आकर मॉम के साथ डिनर करना है और यही उसका असली बर्थडे गिफ्ट होगा उसकी तरफ से। तो अब थॉमस भी मार्क का बर्थडे होने के कारण उसे इस चीज के लिए मना नहीं करता है और वो कल रात उसके घर आने के लिए हाँ कर देता है। अब इसी के बाद मार्क और थॉमस दोनों ही अपने म्यूजिक स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग एक मीमो नाम के एक और दूसरे लड़के को देखते हैं। और ये मीमो मार्क और थॉमस का ये स्टोर चलाने में उनकी मदद करता है, मतलब एक तरीके से वो यहाँ पर जॉब करता है। और ये मीमो एकदम अलग तरह की पर्सनैलिटी है जिसका नेचर एकदम बेफिक्र टाइप का है, मगर थॉमस जो मीमो को काफी ज्यादा भरोसेमंद और वफादार समझता है, इसलिए वो उसको अपने साथ हमेशा रखना चाहता है। और साथ में मीमो कम पैसों में ज्यादा काम भी करता है। अब स्टोर के अंदर ही थॉमस मार्क को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, और अब ये गिफ्ट और कुछ नहीं जो हमने स्टार्टिंग में मार्क के सपने में देखा था, उसके डैड की वो क्रॉनिकल बुक वो ही होती है। अब इस बुक को देखकर मार्क काफी ज्यादा गुस्सा होता है थॉमस के ऊपर, क्योंकि इन दोनों की लाइफ में इस बुक के कारण काफी कुछ गलत हुआ है। और इस बुक के अंदर एक अलग ही दुनिया जिसका नाम ब्लैक टावर है उसके बारे में लिखा हुआ है, और इनके डैड का दिमाग भी इसी बुक के कारण खराब हुआ था। और थॉमस भी जो घर छोड़कर अब उनसे दूर रह रहा है वो भी
भी इस बुक के कारण। मगर थॉमस दोबारा से मार्क को ये विश्वास दिलाता है कि इस बुक के अंदर जो भी लिखा है वो सब कुछ सच है, क्योंकि ये बुक उनके पूर्वजों की है और जब भी उनके खानदान में कोई भी 16 साल का हो जाता है तो उसे ये बुक गिफ्ट में दी जाती है। और अब मार्क को भी इसी सफर के लिए खुद को रेडी करना ही होगा, क्योंकि उन्हें ब्लैक टावर अपने पास बुला रहा है। मार्क को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है कि थॉमस ब्लैक टावर नाम की जगह को कैसे सच मान सकता है, जो केवल इस बुक के अंदर लिखी हुई है और उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और उसको साफ लगता है कि ये सारी बातें थॉमस के दिमाग के अंदर उसके डैड ने ही डाली हैं, जो खुद भी इस बुक को लेकर एकदम पागल हो रखे थे। तो अब मार्क थॉमस को ये बात बोलता है कि अगर वो उसको इस बात का प्रूफ दे दे इस बुक में लिखी एक भी बात सच है, तो वो मान लेगा कि इस बुक में जो भी लिखा है वो सच है। तो इसके लिए भी थॉमस मान जाता है, पर वो उससे पहले उसके आगे ये कंडीशन रखता है कि प्रूफ देने से पहले उसको ये बुक पढ़नी होगी और साथ में आज उसे इस बुक के ऊपर साइन भी करने होंगे। तो बेन भी इस बात का फायदा उठाकर थॉमस के आगे एक कंडीशन रख देता है कि वो इस बुक पर केवल एक कंडीशन पर साइन करेगा कि अगर वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया तो वो दोबारा से कभी भी इस बुक के बारे में ना तो बोलेगा और ना सोचेगा। तो थॉमस भी इस चैलेंज के लिए हाँ कर देता है। अब जिस समय मार्क उस बुक के ऊपर साइन कर रहा होता है तो वो अपने अंदर नोटिस करता है कि कुछ अजीब हो रहा है, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। मगर थॉमस उसे बताता है कि जब उसने साइन किया था तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगा था। और अब नेक्स्ट स्टेप में मार्क को ये बुक पढ़नी है। दूसरी तरफ बैकी, जो अभी अभी दूसरे देश से इस देश में शिफ्ट हुई है अपने डैड के घर स्टडी करने के लिए, उसे देखकर भी साफ पता चलता है कि वो यहाँ पर आके बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसको जबरदस्ती यहाँ पर भेजा गया है। और बैकी भी म्यूजिक को लेकर काफी ज्यादा पागल है, उसका हाल भी सेम टू सेम मार्क की तरह ही है। मगर आज जब वो अपना सामान अनपैक कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी एक फेवरेट म्यूजिक कैसेट ट्रैवल करते समय अपने आप पूरी तरह से टूट गई है। और इस चीज से बैकी इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो रोना ही शुरू कर देती है। मतलब इसका म्यूजिक को लेकर कितना ज्यादा लगाव है वो इस बात से पता चलता है। दूसरी तरफ मार्क अपने घर पहुंचते ये बात अपनी मॉम को बताता है कि कल रात थॉमस उनके साथ यहाँ पर लंच करने आने वाला है। ये बात सुनकर मार्क की मॉम पेट्रा भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो अब पेट्रा भी अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाती है। तो अब घर में अकेले होने के कारण मार्क अपनी आदत के अनुसार म्यूजिक सुनना शुरू कर देता है और वो काफी देर तक म्यूजिक सुनता रहता है। मगर इस समय वो क्रॉनिकल बुक मार्क के सामने ही रखी होती है जो उसके भाई ने उसे पढ़ने के लिए दी है। तो अब कुछ समय बाद ही मार्क म्यूजिक को छोड़कर उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। और इस बुक के अंदर जिस दुनिया के बारे में बताया गया है उस दुनिया का नाम ब्लैक टावर नाम की एकदम अलग दुनिया के बारे में बताया गया है, जहाँ पर काफी सारे सींग वाले स्लेव हंटर्स और काफी अलग तरीके के खूंखार कीड़े और जानवर पाए जाते हैं जो काफी खतरनाक है। और साथ में इस बुक के अंदर उस जगह तक पहुँचने का मैप भी दे रखा है कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई पहुँचता है तो उसको ब्लैक टावर तक किस तरह से पहुँचना है। इस जगह को कंट्रोल करने वाला एक राक्षस है जिसका नाम ग्रिफन है और वो ही इस जगह को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगर उसकी इच्छा ये है कि वो किसी तरह से इंसानों की भी इस दुनिया में आकर यहाँ पर राज करना चाहता है। और ग्रिफन की सबसे बड़ी पावर यही है कि वो अपनी पावर से पत्थरों को कंट्रोल कर सकता है और वो इंसानों के दिमाग से भी छेड़छाड़ कर सकता है। अब मार्क को ये बुक काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती है तो वो इस बुक को बंद कर देता है। लेकिन बुक बंद करते ही सेकंडों के अंदर ही खुद को बुक की उस जगह के अंदर ही पाता है जिस जगह के बारे में अभी अभी बुक के अंदर मार्क ने पढ़ा था। और ये सब मार्क का कोई सपना नहीं होता है। अब ये जगह एकदम डरावनी होती है जो काफी ज्यादा डार्क और चारों तरफ यहाँ पर बोन और स्कल ही पड़े होते हैं। और दूसरी तरफ से मार्क की तरफ एक काफी खूंखार आवाज आती है। तो मार्क उस आवाज को सुनकर डर के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर देखने पर मार्क को पता चलता है कि जो चीज उसका पीछा कर रही है वो कोई और नहीं, वही स्लेव हंटर है जिसके बारे में उसने अभी अभी बुक में पढ़ा था। और भागते समय मार्क एक काफी बड़े होल के अंदर गिर जाता है और अब वो हंटर मार्क के पास आकर अपने हथियार से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए मार्क चिल्लाता हुआ अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है। मगर दोबारा से अब मार्क पाता है कि वो फिर से अपने उसी रूम के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग मार्क के कुछ क्लासमेट्स को देखते हैं जिसमें सारा और बेन जो कि आपस में रिलेशन के अंदर है। मगर सारा जो एक काफी अमीर घर की लड़की है वो बेन और अपने रिलेशन को सबके सामने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है और वो अपने बाकी दोस्तों के आगे इस तरह से व्यवहार करती है कि जैसे वो बेन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। और इस चीज से बेन भी काफी ज्यादा बुरा फील करता है। मगर उसका नेचर ऐसा है कि वो सारा की इस बात को भी एकदम इग्नोर करता है। मगर अब बेन अपने सभी दोस्तों को ये बात बताता है कि वो एक पार्टी अरेंज करने वाला है जिसके अंदर सबसे बेस्ट डीजे डेब आने वाला है। असलियत में बेन का ये ड्रीम है कि वो किसी भी तरह से डीजे डेब का साथी बनकर इस जगह से बाहर जाकर वर्ल्ड टूर करना चाहता है। और अगर वो अपनी ये पार्टी
बैकी अच्छी तरह से अरेंज कर देता है तो डीजे डेब उसको अपना असिस्टेंट बना लेगा। और इसी दिन बैकी जो अभी अभी इस स्कूल के अंदर आई है उसकी भी सारा से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बैकी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है और वो सारा के होमवर्क में उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। मगर बैकी भी माइक को नोटिस करना शुरू कर देती है और देखकर ऐसे लगता है कि बैकी को भी माइक पसंद आने लगा है। मगर जब सारा ये बात नोटिस करती है तो वो बैकी को समझाती है कि उसको मार्क से दूर रहना चाहिए, कि माइक की पूरी फैमिली काफी ज्यादा गुस्सेल है। उसके भाई ने भी अपने गुस्से के कारण पहले एक टीचर को मारा था और यही कारण है कि मार्क का एक भी दोस्त नहीं है और मार्क को भी दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर इसके बाद भी बैकी माइक को लेकर अभी भी उतना ही इंटरेस्टेड है। मगर यहाँ माइक जब से उसके साथ रात वो इंसिडेंट हुआ है जिसमें वो उस दुनिया के अंदर पहुंच गया था, तभी से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है उन सभी चीजों को लेकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो असली था या केवल उसके दिमाग का वहम। और ये चीज उसके साथ इतनी ज्यादा होने लगती है कि वो आज की क्लास बीच में ही छोड़कर वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर निकलने लगता है। पर अब बैकी खुद ही जाते हुए माइक को रोककर उससे मिलती है और इसी पॉइंट पर इन दोनों की आपस में दोस्ती भी हो जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों दोबारा से मिलेंगे। अब मार्क जाकर सीधा ही एक थेरेपिस्ट से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर पीटर होता है। असलियत में मार्क अपने गुस्से के कारण इस थेरेपिस्ट से डॉक्टर पीटर से 3 साल का कोर्स कर रहा है और आज मार्क का ये लास्ट सेशन है। इसके बाद उसका ये सेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब मार्क उस डॉक्टर को ये बात भी बताता है कि उसने अपने डैड की वो बुक को पढ़ा था, अगर उसने कुछ ही सेकंडों में ये पाया कि वो उस दुनिया के अंदर पहुंच गया और उसको ये ऐसा लगता है कि वो सब कुछ वहम नहीं था, वो सब कुछ असली था। पर ये बात सुनकर डॉक्टर पीटर मार्क को ये बात समझाते हैं कि ये सब उसका केवल हेलुसिनेशन है और उसका दिमाग केवल उसके साथ ये सब कुछ प्ले कर रहा है और उसे वो सब कुछ बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। साथ में वो उसे ये भी सलाह देते हैं कि उसको उस बुक से और उसके भाई की उन सारी बकवास बातों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। इस बात को पूरी तरह से मानकर अपना सेशन खत्म कर सीधा अपने स्टोर आ जाता है और वो सीधा ही अब अपनी वो बुक अपने भाई थॉमस को देता है और वो उसे बताता है कि उसने उस बुक को पढ़ लिया और उसने अपना वादा पूरा कर लिया और उसे लगता है कि इस बुक में जो भी लिखा है वो केवल एक पागलपन है और कुछ नहीं। और वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग थॉमस को भी ये बात समझाने की कोशिश करता है कि जो सब कुछ उनके साथ होता है वो सब कुछ हेलुसिनेशन है और उनका वहम है जिसे उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। मगर थॉमस तो आज रात डिनर के बाद माइक को प्रूफ भी दिखाने वाला है, इस बुक की बातों को सही साबित करने वाला। मगर इसी टाइम मार्क के स्टोर में बैकी भी आती है क्योंकि उसको उसके लिए एक म्यूजिक कैसेट खरीदना है। तो अब दोबारा से स्टोर के अंदर बैकी और मार्क की मुलाकात होती है और यही बातों से इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों की पसंद म्यूजिक को लेकर एक जैसी है। तो अब बैकी मार्क को ये बात समझाती है कि वो इस शहर में नहीं है तो क्या वो उसके साथ अभी कहीं घूमने बाहर चल सकता है। तो मार्क भी इसके लिए मान जाता है। तो वो बैकी को लेकर सीधा ही अपने स्टोर के रूफ के ऊपर जाता है जहाँ उसने बैठने का काफी अच्छा इंतजाम कर रखा होता है और अब वो यहीं पर बैकी को बर्गर बनाकर भी खिलाता है। और कुछ ही टाइम बाद जब मार्क का स्टोर खाली हो जाता है तो वो दोनों स्टोर के अंदर जाकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं म्यूजिक के साथ, जिस कारण से अब ये दोनों और ज्यादा करीब आ जाते हैं। मगर इसी बीच मार्क को ये भी याद आता है कि आज उसको जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि थॉमस मॉम से मिलने उसके घर आने वाला है। तो मार्क जल्दी से घर पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि पहले ही थॉमस घर आ चुका है और वो मॉम के साथ बैठकर बातें भी कर रहा है और मॉम भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश है। तो अब वो तीनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। मगर ये बात होते होते एक अलग ही तरफ मुड़ जाती है जिसमें अब पेट्रा थॉमस को उसकी पुरानी बातें याद दिलाना शुरू कर देती है। अब इन बातों से थॉमस भी अपनी मॉम को ये बात याद दिलाता है कि उसी ने उसको पागल खाने भेजा था। असलियत में थॉमस काफी समय तक पागल खाने रहकर आ चुका है और उसको पागल खाने भेजने वाली उसकी मॉम ही थी। और अब इन बातों के होते माहौल काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है और सब कुछ एक सेकंड के अंदर खराब हो जाता है। तो थॉमस दोबारा से गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है और अब वो सीधा ही माइक को लेकर प्रूफ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और ये वही जगह होती है जहाँ पर माइक और थॉमस के डैड कार्ल अपना काम करते थे और ये जगह उनकी वर्क स्पेस थी। अब इस जगह पर पहुंचते ही माइक काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अंदर जाने से बिल्कुल मना कर देता है। मगर थॉमस उसे ये बात बोलता है कि अगर उसको सबूत चाहिए तो उसको उसके साथ अंदर चलना पड़ेगा। तो थॉमस उसको अंदर ले जाने के लिए सबसे पहले उसको लेकर उस जगह की छत के ऊपर चढ़ता है और वो वहाँ की विंडो खोलकर जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक काफी बड़ी जगह है जहाँ पर काफी सारा
ऐसा सामान रखा है कि जैसे ये जगह लोगों को बचाने के लिए बनाई गई है। और थॉमस के अकॉर्डिंग इस जगह का यही काम था कि किसी भी तरह से ग्रिफन से लोगों को बचाया जा सके। और साथ में अब थॉमस माइक उनके डैड का एक पुराना बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर उनके डैड काल का काफी सारा सामान होता है। और इसी में एक और छोटा बॉक्स होता है जो अंदर से एकदम खाली होता है। और इस बॉक्स के अंदर जिस चीज को रखने की जगह होती है वो सेम टू सेम एक ऐसे डिवाइस की हो जो घर बनाने में काफी काम आता है। और थॉमस के अकॉर्डिंग इस डिवाइस का नाम द लॉट है और ये दुनिया का एक लौता डिवाइस है जो ग्रिफन को जान से मार सकता। मगर उनके डैड ने द लॉट को पहले ही कहीं पर छुपा दिया है और वो काफी समय से उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है मगर उसे अभी तक ये चीज नहीं मिली। मगर जिस समय माइक ने वो बॉक्स अपने हाथ में पकड़ रखा होता है उसी टाइम उस बॉक्स में से एक सुई आकर माइक की उंगली पर लगती है जिसका ब्लड जब उस बॉक्स पर लगता है तो ऑटोमेटिकली उस जगह के फ्लोर में से टाइल खुल जाती है और देखने पर उन्हें पता चलता है कि द लॉर्ड जिसे थॉमस ढूंढ रहा था वो इसी के अंदर है। और अब जब द लॉर्ड को मार्क अपने हाथों में लेता है तो मार्क देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो लॉर्ड मार्क के हाथों में इस तरह से रिएक्ट करने लग जाता है जैसे वो जिंदा है और वो उसकी बॉडी से एकदम कनेक्ट है। तो थॉमस मार्क को ये बात समझाता है कि इस लॉर्ड को उसके ब्लड के साथ कनेक्ट किया गया है और वो केवल उसी के साथ काम करेगा। द लॉर्ड को ऐसा बिहेवियर देखकर माइक को भी समझ में आ जाता है कि थॉमस की बातों में और उस बुक की लिखी हुई सभी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। और अब थॉमस मार्क को ये बात भी समझाता है कि उन लोगों को ब्लैक टावर की दुनिया में जाकर किसी भी तरह से ग्रिफन को मारना होगा और उसको उसका साथ इस चीज में देना होगा क्योंकि अगर उन लोगों ने वहां जाकर उसे नहीं मारा तो वो इस दुनिया में आकर उन लोगों को मार डालेगा। और इसी के लिए उनके डैड काल भी काम कर रहे थे और साथ में उनके पूर्वजों ने भी ग्रिफन को मारने के लिए ही अपनी जिंदगी दे दी थी। मगर मार्क इस सब के लिए साफ मना कर देते क्योंकि उसे इस सब चक्करों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो ये बात सुनकर थॉमस भी मार्क से दोबारा से वो द लॉट ले लेता और वो उसे वापस उस जगह से बाहर लेकर निकलने लगता है क्योंकि थॉमस तो जरूर ग्रिफन को मारने ब्लैक टावर जरूर जाएगा। मगर अब वो जैसे ही बाहर रूफ के ऊपर दोबारा से आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कुछ हलचल होने लगी है और सामने रूफ के ऊपर जहाँ पहले कुछ भी नहीं था अब वो मूर्ति जो नीचे थी वो अपने आप ऊपर आ गई है। और ये देखकर मार्क काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि रूफ के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति अपने आप कैसे आ सकती है। तो वो दोनों भाई जल्दी से रूफ से उतरकर वहाँ से निकलने के लिए अपने कार की ओर जाने लगते हैं। मगर तभी वो मूर्ति दोबारा से अब ऊपर से सीधा ही नीचे कूद जाती है जैसे उस मूर्ति के अंदर जान आ गई है और अब वो पत्थर की मूर्ति उन दोनों भाइयों पर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर अब दोबारा से उसी जगह पर लगी हुई एक और मूर्ति जिसके हाथ में तलवार होती है वो भी जिंदा हो जाती है और अब वो सीधा ही आकर उस पहली मूर्ति से फाइट करना शुरू कर देती है जो मार्क और थॉमस को मारने की कोशिश कर रही थी। मानो जैसे ये दूसरी मूर्ति उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब दोनों भाई खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपने डैड की उस वर्कशॉप के अंदर जाकर छुप जाते हैं और इस समय बाहर वो दोनों मूर्तियां काफी बुरी तरह से आपस में लड़ रही होती। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत भी एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग से ही होती है जहाँ पर हमने एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग में देखा था कि अब मार्क भी इस बात को मानने लगा है उस बुक की उस क्रॉनिकल बुक के अंदर जिस दुनिया और जिन बातों के बारे में लिखा है वो सब कुछ सच। इस समय मार्क और थॉमस दोनों ही अपने डैड की उस वर्कशॉप के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि बाहर दो पत्थर की मूर्तियां अपने आप जिंदा होकर आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और उन मूर्तियों से बचने के लिए थॉमस और मार्क उसी जगह पर छिपकर सो जाते हैं। पर अब जब मार्क होश में आता है तो वो नोटिस करता है कि थॉमस वहाँ से पहले ही जा चुका है। तो मार्क ये बात समझ जाता है कि शायद थॉमस खुद ही ग्रिफन को अकेले ही उस ब्लैक टावर नाम की दुनिया में मारने के लिए जा चुका है। और अब वर्कशॉप से बाहर आने के बाद मार्क वहाँ पर उस मूर्ति को बुरी तरह से टूटा हुआ देखता है जिसने लास्ट नाइट उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करी थी और उसे मारने वाली मूर्ति दोबारा से अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। और अब ये सब कुछ देखकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि अभी पिछली रात ही ये दोनों मूर्तियां आपस में लड़ रही थी। पर मार्क अब उस मूर्ति को जिसने उसे बचाया उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो अब इसी के बाद मार्क सीधा ही अपने स्टोर पहुँचता है मगर यहाँ पर भी उसको उसका भाई थॉमस नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम लोगों को मार्क का क्लासमेट बेन दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ उनके घर में ही रहता है। मगर उसका और उसके डैड का रिलेशन आपस में काफी ज्यादा टॉक्सिक है क्योंकि उसके डैड हमेशा ही नशे की हालत में रहते हैं और इसी कारण से बेन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने उस पार्टी को अरेंज करवाकर डीजे डेप के साथ वर्ल्ड टूर पर जाकर
यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। और ये बात बेन की एक और क्लासमेट जिसका नाम माया है वो अच्छी तरह से समझती है और साथ में माया बेन को अंदर से काफी ज्यादा पसंद करती है और वो किसी भी तरह से चाहती है कि बेन जो भी चाहता है वो उसे मिल जाए। और यही मदद करने के लिए माया बेन को उसका एक टेम्पलेट बनाकर देती है जो वो बंटवा कर अपनी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। मगर बेन माया के हर एफर्ट नॉर्मल ही समझता है, जिस तरह से सारा बेन की हर बात को नॉर्मल ही मानती है। दूसरी तरफ मार्क अब दोबारा से जाकर अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर पीटर से मिलता है और अब वो दोबारा से सारी बातें अपने डॉक्टर को बताता है। मगर डॉक्टर पीटर दोबारा से उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे फिर से ये भरोसा दिला देते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो केवल उसके दिमाग का वहम है और इससे बचने के लिए उसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखना होगा, क्योंकि अब तो उसकी थेरेपी भी खत्म हो गई है और उसको अब अपना ध्यान खुद रखना सीखना होगा और उसे खुद ही अब ये बात समझनी होगी कि क्या असली है और क्या नकली, जिसके लिए उसे जल्दी से अपने भाई को ढूंढकर उसे बात करनी चाहिए। ये सलाह भी डॉक्टर पीटर मार्क को देते हैं। और अब जब मार्क डॉक्टर पीटर से मिलकर उनके ऑफिस से बाहर ही निकलता है, उसको बाहर ही बेकी मिल जाती है और अब पता चलता है कि बेकी कोई और नहीं मार्क के डॉक्टर पीटर की बेटी है, मतलब बेकी के डैड डॉक्टर पीटर है जिनके साथ वो यहाँ पर रह रही है। मगर मार्क इस समय इन सारी बातों को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज और इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो गया है कि वो बेकी से ठीक तरह से बात किए बिना ही वहाँ से जल्दी में निकल जाता है और ये चीज बेकी को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है। दूसरी तरफ बेन माया के साथ जाकर अपनी गर्लफ्रेंड सारा से मिलता है और यहाँ आने का रीजन बेन का ये होता है सारा के मॉम डैड के पास एक प्रॉपर्टी है जो वो ओन करते हैं और बेन के हिसाब से वो जगह उसकी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सही रहेगी। तो अगर सारा किसी तरह से अपने मॉम डैड से उस जगह के लिए बात कर ले तो बेन की हेल्प हो जाएगी। मगर सारा जिसका नेचर केवल अपने बारे में सोचने वाला है वो बेन को ये बोलकर मना कर देती है कि उसके मॉम डैड ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो ये रिस्क नहीं लेने वाली। मगर बेन के लिए ये सब इतना जरूरी है कि इस चीज पर उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी सारा को बेन की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी बात पर पूरी तरह से टिकी रहती है कि वो अपने मॉम डैड से बात नहीं करेगी। दूसरी तरफ अब जब बेकी अपने घर पहुंचती है तो उसके डैड डॉक्टर पीटर जो कि मार्क के थेरेपिस्ट हैं वो उसको ये सलाह देते हैं कि उसको मार्क से दूर रहना चाहिए क्योंकि मार्क की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मार्क अपने डॉक्टर के कहे हिसाब से अपने भाई थॉमस और उस बुक में लिखी हुई बातों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। मगर वो अपने भाई थॉमस से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता। अब क्योंकि मार्क अब ये बात जानता है बुक के अंदर लिखी हुई बातें सच हैं और उसका भाई थॉमस जिसको उसी की तरह सब पागल समझते हैं वो जो भी बोल रहा है वो सब कुछ सच है। और इस समय थॉमस ग्रिफन को मारने के लिए ब्लैक टावर की दुनिया में गया है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अब अपने भाई को बचाने के लिए दोबारा से मार्क उस क्रॉनिकल बुक को ओपन करता है जिसके अंदर से उसको ब्लैक टावर उस जगह का पूरा मैप मिलता है जिसके अंदर इस चीज की भी डायरेक्शन होती है कि किस तरह से ब्लैक टावर तक पहुंचना है। अब दोबारा से मार्क के साथ वही चीज रिपीट हो जाती है और विद इन सेकेंड दोबारा से उसी दुनिया के अंदर ऑटोमेट पहुंच जाता है। और इस बार मार्क को ये बात क्लियर होती है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है और ना ये दिमाग का खेल है, ये सब कुछ एकदम असली है और ये दुनिया भी एकदम असली है जहां वो अचानक से पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब स्टोर में नीमो पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर थॉमस काफी समय से स्टोर में नहीं आया है और जब उसको मार्क भी नहीं दिखता है तो वो जल्दी से कॉल करके ये बात उनकी मॉम पेट्रा को बता देता है और साथ में नीमो पेट्रा को ये बात भी बताता है कि वो अजीब सी बुक जो उनके डैड की थी वो भी वहीं पर पड़ी हुई है। अब ये बात सुनकर पेट्रा इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो सीधा ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बेकी सारा से जाकर मिलती है और वो उससे इस बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर सभी माइक को पागल क्यों बोलते हैं। तो सारा उसको माइक के बारे में बताती है कि माइक एक अजीब सा लड़का है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है और ना तो वो दोस्त बनाता है और उसको बात बात पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। और काफी समय पहले माइक के डैड की मौत भी हो गई थी मगर उसको इस बारे में नहीं पता है कि उसके डैड की मौत किस वजह से हुई थी। तो अब बेकी ये जानने के लिए कि उसके डैड की मौत किस वजह से हुई थी बेकी सारा को लेकर लाइब्रेरी की ओर निकल जाती है। यहाँ इस ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क अपने भाई को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है और ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ मार्क को एक सिगरेट का छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिस चीज से बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर उसका भाई थॉमस जरूर आया है और वो यहीं पर है। इधर इस दुनिया में पेट्रा पुलिस स्टेशन सीधा ही पहुंचकर पुलिस ऑफिसर से अपने बेटे थॉमस की मिसिंग की रिपोर्ट लिखने के लिए बोल देती है। मगर पुलिस वाला ये
बात सुनकर हैरान रह जाता है कि थॉमस को गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये औरत चाहती है कि वो लोग उसके बेटे को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। तो पहले तो वो पुलिस वाला इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, मगर अब पेट्रा जब उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसके हस्बैंड का नाम कार्ल है और जो चीज उसके हस्बैंड ने अपने साथ करी थी अगर वही चीज उसके बेटे थॉमस ने उसके साथ कर ली तो क्या होगा। अब कार्ल का नाम सुनकर वो पुलिस ऑफिसर सीधा ही कंप्लेंट रजिस्टर कर लेता है और थॉमस को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है। दूसरी तरफ बेकी और सारा भी लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं जहां पर उन दोनों को माइक के डैड कार्ल की एक पुराने न्यूज़पेपर की मदद से 1984 में हुए मौत के बारे में पता चल जाता है। जिस दिन मार्क के डैड की मौत हुई थी उस दिन मार्क का बर्थडे था और उसी दिन कार्ल अपने दोनों बेटों को लेकर सीधा ही अपनी वर्कशॉप पहुंचे थे, जहां पर किसी कारण से उन्होंने अपनी वर्कशॉप के साथ साथ खुद को भी आग लगा ली और मार्क और थॉमस की आंखों के सामने ही उनके डैड जलकर मरे थे। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर मार्क के काफी ढूंढने के बाद उसको फाइनली थॉमस मिल जाता है और ये दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तो अब थॉमस मार्क को ये बात बताता है कि उन लोगों को आगे मार्टिन स्कॉट तक पहुंचना है किसी भी हाल में, क्योंकि उन लोगों को ग्रिफन वहीं पर मिलने वाला है। मगर साथ में थॉमस ये भी क्लियर कर देता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रिफन को मार पाए, हो ये भी सकता है कि ग्रिफन खुद ही उसको जान से मार दे और ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ग्रिफन ही उसको मार सकता है। लेकिन थॉमस को ये लगता है कि उसका जन्म ही ग्रिफन को मारने के लिए हुआ है और वो अपना काम अच्छी तरह से कर ही जाएगा। अब मार्क के पूछने पर थॉमस उसको ये बात बताता है कि मार्टिन स्कॉट वो जगह है जहाँ पर काफी सारे बूढ़े योद्धा रहते हैं जिनको ये पता है कि ग्रिफन को किस तरह से मारना है। मगर मार्क थॉमस को ये बात बताता है कि उसको ये सब सही नहीं लग रहा है और उन लोगों को वापस जाकर अपनी दुनिया में अपने म्यूजिक स्टोर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, उसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। मगर थॉमस इस बात का जवाब देता है कि वो ग्रिफन को मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, लेकिन अगर वो चाहता है यहाँ से जाना तो वो दोबारा से उस दरवाजे तक जाकर अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। मगर अब मार्क दरवाजे की बात सुनकर ये बात पूछता है कि ये दरवाजा क्या है, तो थॉमस उससे जवाब देता है कि जिस दरवाजे से वो यहाँ आया है वो उसी दरवाजे की बात कर रहा है। मगर अब मार्क उसे बताता है कि वो किसी भी दरवाजे से यहाँ नहीं आया, उसने तो केवल क्रॉनिकल बुक पढ़ी और जगह के बारे में इमेजिन किया, वैसे ही वो यहाँ पहुँच गया। अब ये बात सुनकर थॉमस एकदम चौंक जाता है और अब वो अंदर से ये बात समझ जाता है कि मार्क इन दो दुनियाओं में अपनी शक्तियों से ट्रैवल करने वाला इंसान है। मतलब मार्क के पास ये पावर है कि वो अपने आप को इन दोनों दुनियाओं में टेलीपैथ कर सकता है, उसको केवल इमेजिन करना है और वो इस जगह पर या अपनी उस दुनिया में पहुंच सकता है सेकंडों के अंदर, पलक झपकते ही। मगर थॉमस ये बात अभी मार्क को नहीं बताता है और वो चुपचाप रात होने के कारण सो जाता है। यहाँ इंसानों की दुनिया में जब अब बेकी और सारा को ये बात पता चल गई है कि शायद माइक की मानसिक स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि उसने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने ही जिंदा जलते हुए देखा था, तो वो सीधा ही उससे मिलने के लिए उसके स्टोर के लिए निकल जाते हैं, जिसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड बेन से उनको मार्क स्टोर तक छोड़ने के लिए बोलती है। मगर बेन सारा को ये बात बताता है कि अभी उसका डीजे डेप के साथ एक इंटरव्यू होने वाला है जो उसके लिए जरूरी है, तो वो अभी उन दोनों को वहाँ पर ड्रॉप करने नहीं जा सकता है। अब ये बात सुनकर सारा सबके सामने बेन के साथ काफी बदतमीजी से बात करती है, जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं वो उसका नौकर है। अब ये सब कुछ देखकर बेकी सारा को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि उसका बिहेवियर लोगों को लेकर काफी गलत है और मानो जैसे उसको केवल अपनी ही बातों से मतलब है और अगर उसको अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना है तो उसे सबको इज्जत देना आना चाहिए। अब ये बात सुनकर सारा काफी ज्यादा बेकी के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इसको अपने इंसल्ट की तरह ले लेती है। तो सारा इसी गुस्से में बेकी को भी अपने से दूर रहने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर बेकी अब कुछ ही टाइम बाद अकेले ही मार्क के स्टोर तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसको मार्क तो नहीं मिलता है मगर वहाँ पर उसको नीमो मिलता है और नीमो से बेकी को ये बात पता चलती है कि उसे भी काफी समय से दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं मिला है, पर अगर उसको कोई अर्जेंट बात करनी है तो वो एक नोट लिखकर मार्क के कैबिन के अंदर रख सकती है। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब जब मार्क की आंख खुलती है तो अचानक ही थॉमस मार्क की मुंह को जबरदस्ती बंद कर देता है और वो उसे चुप रहने की सलाह देता है और साथ में उसको अपने आसपास हिलती हुई झाड़ियां दिखाता है और वो उसे समझाता है कि वो दोनों इस समय काफी बड़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि उन लोगों को झाड़ियों के पीछे से वो सींग वाले स्लेव हंटर्स देख रहे हैं। तो थॉमस क्लियरली बोलता है कि अब जितनी तेज हो सके उन दोनों को उतनी तेज भागकर अपनी जान बचानी होगी। अब उन दोनों के भागते ही काफी सारे स्लेव हंटर्स भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और काफी बचने की कोशिश के बाद भी
वो स्लेव हंटर थॉमस को पकड़ लेते हैं, लेकिन थॉमस के कहने पर मार्क खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और इस समय मार्क इतना ज्यादा डरा होता है कि शायद इसी डर के कारण वो दोबारा से खुद ही अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और सीधा ही मार्क अपने स्टोर में पहुंचता है, जहाँ पर इस समय बैकी मौजूद होती है। और मार्क का डर इतना ज्यादा होता है कि वो इस डर के कारण बिना सोचे समझे ही बैकी के ऊपर एक पंच मार देता है। मगर अब नीमो और बैकी दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये एकदम से स्टोर के अंदर कैसे आ गया। मगर अब बैकी नीमो के साथ मिलकर मार्क ने भरोसे में लेने की कोशिश करती है, उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उन लोगों पर भरोसा कर उनसे शेयर करे। दूसरी ओर उस दुनिया के अंदर इन सभी सींग वाले स्लेव हंटर्स के मास्टर को देख और अब इस मास्टर को उसी का एक और गुलाम आकर ये बात बताता है कि वो लड़का जो दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है, उसके भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है। तो वो मास्टर सीधा ये ऑर्डर दे दे कि उस पकड़े गए लड़के को वो लोग सीधा ही खदान में काम करवाने के लिए पहुंचा दें। मगर इस बात से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये सभी लोग मार्क को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि उसके पास ये पावर है कि वो अपनी शक्तियों से दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है। और ये सभी स्लेव हंटर्स अपने फादर द ग्रिफन के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह से इस दुनिया से इंसानों की दुनिया में जाकर वहाँ पर भी राज कर सके। शायद इसी के लिए ग्रिफन के लिए मार्क काफी ज्यादा जरूरी है इधर इस दुनिया में। मार्क नीमो और बैकी को अब भरोसा कर उसके साथ हुई सारी बातें बताता है। तो नीमो तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मार्क को उसके मुंह पर ही पागल बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और बैकी अभी भी, और इसके उलट बैकी कुछ भी नहीं बोलती है। मगर इससे मार्क ये बात समझ जाता है कि बैकी उसकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है और वो उसे पागल ही समझ रही है। तो अब वो भी अपने भाई थॉमस की तरह बैकी को प्रूफ करने के लिए अपने साथ उसके डैड की वर्कशॉप ले जाने की बात बोल देता है। और अब इन दोनों को जाता देख मीमो भी उन दोनों के साथ वर्कशॉप के लिए निकल जाता है। और यहाँ वर्कशॉप पर पहुंचकर वो मूर्ति जिसने उन पर अटैक किया था वो उसी टूटी फूटी हालत में वहाँ पर वैसे ही पड़ी है। और मार्क ये बात उन दोनों को भी समझाता है कि किस तरह से इस मूर्ति ने उन पर अटैक करने की कोशिश करी और सामने खड़ी वो मूर्ति जिंदा होकर उनकी जान बचाई थी। और बाकी के प्रूफ के लिए वो उन दोनों को थॉमस की तरह ही रूफ के ऊपर ले जाकर उस रूम तक ले जाता है जहाँ काफी सारा सामान होता है, काफी सारा पुराना सामान पड़ा था। मगर अब जो चीज यहाँ पर मार्क देखता है वो खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि जो रूम उसने पहले अपनी आंखों से देखा था वो रूम काफी बड़ा था, मगर अब ये रूम एकदम छोटा सा हो गया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब बैकी और नीमो दोबारा से क्लियर हो जाते हैं कि मार्क का दिमाग ही खराब है और उसको डॉक्टर की जरूरत है। तो अब बैकी ये देखकर ये बात समझ जाती है कि किस लिए मार्क को सभी साइको बोलते हैं। मगर बैकी का ये बिहेवियर देखकर मार्क इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो सारा गुस्सा बैकी के ऊपर उतार कर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मगर साथ में अब एक अजीब चीज भी होती है कि अब मार्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ही उस ब्लैक टावर की दुनिया में हलचल भी होती है, मानो जैसे मार्क के गुस्से से ग्रिफन को फायदा हो रहा है। और यहाँ पर लगी एक दीवार उसके गुस्से के कारण अपने आप टूट जाती है। और इन सींग वाले स्लेव हंटर के मुताबिक इस दीवार के पीछे ही उनका फादर यानी ग्रिफन रहता है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारा, जिसको अभी अभी समझाने की कोशिश करी थी कि उसका बिहेवियर अपने दोस्तों को लेकर काफी बुरा है, उसे भी इस बात का थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है। तो अब वो सीधा ही बेन के पास जाकर उसे ये बात बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से उस जगह के लिए बात करेगी जिस जगह पर वो पार्टी करना चाहता है। इस बात से बेन काफी खुश होता है। दूसरी तरफ अब बैकी जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने डैड पीटर को ये बात बताती है कि उसके बारे में उसके डैड ने जो बोला कि मार्क मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो बात सच है और अब वो दोबारा से मार्क से नहीं मिलेगी और वो उससे दूर रहेगी। दूसरी तरफ अब मार्क जब रात को अपने घर पहुंचता है तो बाहर ही उसकी मॉम उसे रोक लेती है और अब वो सीधा ही उससे थॉमस के बारे में पूछती है, क्योंकि थॉमस काफी समय से मिल नहीं रहा है। तो अब मार्क बात को छुपाने के लिए अपनी मॉम को ये बात बताता है कि थॉमस इस समय उनके स्टोर के सामान अनलोड करने के लिए गया हुआ है और वो एकदम ठीक है। मगर पेट्रा को मार्क की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, तो उसे ये बात बोलती कि वो जल्दी से थॉमस के पास जाकर उससे उसकी बात कर रहा है और ये सब उसको अभी के अभी करना है। तो मार्क ना चाहते हुए भी दोबारा से घर से बाहर निकल जाता है और अब जब कोई रास्ता उसके पास नहीं होता है अपने डैड की वर्कशॉप तक जाता है और अब वो उस मूर्ति से अपने लिए मदद मांग जिसने पिछली बार उसको उस दूसरी मूर्ति से बचाया था। और अब अकेले होने के कारण वो मूर्ति भी मार्क को ये जवाब देती है कि वो केवल मूर्ति है, अगर उसके भाई को कोई बचा सकता है तो वो खुद है, जिसके लिए उसे दोबारा से उस दुनिया में जाना होगा। तो अब मार्क इसके लिए सीधा ही दोबारा से मीमो के घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो केवल मीमो है जिस पर उन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है और उसका भाई थॉमस भी
सबसे ज्यादा ईमानदार नीमो को ही समझता है, मगर नीमो जो कि एक पैर से लंगड़ा है और उसके डैड भी इसी कारण से उसको किसी लायक नहीं समझते हैं। वो अपनी इन सभी कमियों के होने के कारण भी मार्क की हेल्प मांगते ही अपने दोस्त थॉमस को बचाने के लिए उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। तो अब मार्क थॉमस की बोली हुई वो बात याद आती है कि उसने बताया था कि एक डोर है जिस डोर की मदद से वो उस दुनिया से आना जाना कर सकते हैं। और बुक की मदद से मार्क को ये भी पता चल जाता है कि डोर इस समय मार्टिन चर्च के अंदर है जो कि पास में ही है। तो वो दोनों उसी टाइम उस चर्च के लिए निकल जाते हैं। और अब जब वो इस चर्च के अंदर पहुंचते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग वो हर चीज फॉलो करते हुए एक सीक्रेट रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको वो डोर मिल जाता है जिसको खोलने के लिए एक पैटर्न है और उस पे लगी हुई कुछ बटनों को सही पैटर्न में प्रेस करना है। इस चीज में भी मार्क को कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इस बुक के अंदर सब कुछ एकदम अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और अब जब वो डोर खुलता तो ये डोर सीधा ही उस दुनिया में ही खुलता है और ये दुनिया एकदम अलग है जहाँ नीमो जैसे ही अपना कदम रखता है तो चौंकाने वाली बात हो जाती है क्योंकि नीमो जो एक पैर से लंगड़ा है, जिसका एक पैर खराब है, उसका पैर एकदम ठीक हो जाता है और साथ में उसकी आई साइट भी एकदम ठीक हो जाती है और उसे चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इस दुनिया में आने वाले इंसान फिजिकल हर प्रॉब्लम को ये दुनिया ठीक कर देती है। इस चीज से मीमो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जिस समय ये दोनों उस डोर के अंदर होते हैं तभी वो डोर ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाता है। अब इस चीज से वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, मगर मीमो के कहने पर माइक उसे बताता है कि वो जब भी फोकस करता है तो वो टेलीपोर्ट होकर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। और अब जब वो दोबारा से ट्राई करता है तो दोबारा से यही होता है और फिर से मार्क अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। मगर गलती ये हो जाती है कि मीमो अब अकेला ही उस दुनिया में छूट गया है और यहाँ मीमो इस चीज से काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है और मार्क भी जिसके पास ये शक्ति तो है मगर उसे ये यूज करना अभी तक नहीं आता है कि वो अपने आप को टेलीपोर्ट कैसे करता है, ये उसको भी नहीं पता है, ये बस हो जाता है। अब इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3, तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम लोगों को पास्ट में 1984 में ले जाया जाता है जिस समय मार्क के डैड जिंदा थे। और ये वो समय था जिस समय मार्क के डैड कार्ल ग्रिफन को लेकर पूरी तरह से पागल हो चुके थे और उनकी जिंदगी का मकसद केवल ग्रिफन को किसी भी तरह से रोकना था। और इसी के चलते वो अपने दोनों बेटे मार्क और थॉमस को ग्रिफन और उसकी दुनिया ब्लैक टावर के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब जब इस बारे में मार्क की मॉम पेट्रा को पता चलता है तो वो भी इस चीज से थोड़ा सा घबराती है और ये बात वो कार्ल को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक बुक को इतना ज्यादा सीरियस ले रहा है और साथ में वो उसी बुक के बारे में उनके बच्चों को भी ब्रेन वॉश करता जा रहा है। मगर कार्ल इस बुक में लिखी हुई सभी बातों को एकदम सीरियस लेता है और वो किसी भी हाल में ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इस बुक में लिखी कोई भी बात झूठी है या मनगढ़ंत है। अब इसी के बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर इस समय माइक दोबारा से टेलीपोर्ट होकर अपने घर पहुंच चुका है, मगर उसके साथ मीमो जो खुद भी ब्लैक टावर की दुनिया में गया था वो अकेला इस समय वहाँ पर फंस गया है। तो अब मीमो को दोबारा से बचाने के लिए मार्क दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करता है खुद को फिर से उसी दुनिया में टेलीपोर्ट करने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि मार्क को खुद भी नहीं पता है कि वो इस पावर को किस तरह से यूज करता है। वो पावर इस समय मार्क के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। मगर उसी टाइम मार्क की मॉम पेट्रा भी मार्क के रूम के अंदर आ जाती है और अब जब पेट्रा मार्क के पास वही बुक पड़ी हुई देखती है तो अब वो जबरदस्ती मार्क से वो बुक छीनने की कोशिश करती है, मगर मार्क अपनी मॉम को ये चीज नहीं करने देता है और वो उस बुक को अपने पास ही रखता है। तो अब अपने बेटे मार्क को सुरक्षित रखने के लिए पेट्रा मार्क उसके ही रूम में लॉक कर वहाँ से चली जाती है। अब इस चीज से मार्क भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसको जल्दी से दोबारा से उस चर्च में जाकर उस डोर की मदद से मीमो को बचाने ब्लैक टावर की दुनिया में जाना है अकेला, क्योंकि इस समय वो उस दुनिया में अकेला है। लेकिन अब दोबारा से जैसे ही मार्क को हम गुस्से में देखते हैं वैसे ही ब्लैक टावर की उस दुनिया में दोबारा से हलचल होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब वो दीवार जिसके पीछे ग्रिफन था वो दीवार अब टूट जाती है और ये देखते ही वो सभी स्लेव हंटर्स ये बात समझ जाते हैं कि अब ग्रिफन बाहर आने वाला है। और साथ में हम लोग अब मार्क एक और अजीब सी आदत देखते हैं जिसमें वो जब भी उसका गुस्सा ओवर कंट्रोल होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मार्क अपने साथ कुछ कीले रखता है जिन्हें वो अपने हाथ में पकड़कर अपने हाथों को चोट पहुंचाकर अपने हाथों को काफी ज्यादा घायल कर देता है और ये करते ही मार्क का गुस्सा काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ जब वो दीवार पूरी तरह से टूट जाती है तो उन सभी स्लेव हंटर से ये बात पता चलती है कि ग्रिफन को उन लोगों से बात करने के लिए एक जिंदा इंसान की जरूरत है जिसे वो कंट्रोल कर उनकी भाषा में उनसे बात कर सके और इसी के लिए उन लोगों को जल्दी से एक इंसान की जरूरत है जो ग्रिफन की आवाज बन सके। अब यहाँ दूसरी तरफ पेट्रा जिसने मार्क को
उसके रूम में जबरदस्ती बंद कर दिया है। वो जल्दी से मार्क के डॉक्टर पीटर को कॉल करके ये सारी बात बताती है कि वही बुक जिस बुक की वजह से उसके डैड की मौत हुई थी, वही बुक इस समय मार्क के पास है और शायद वो बुक दोबारा से मार्क का भी दिमाग खराब करते जा रही है, उसी के भाई थॉमस की तरह, जिस चीज से वो काफी ज्यादा घबराई हुई है। और साथ में आज से पहले उसने अपने बेटे मार्क को इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा था। मगर अब डॉक्टर पीटर पेट्रा को ये बात समझाते हैं कि मार्क की थेरेपी पूरी तरह से कंट्रोल हो चुकी है और अब वो खुद को अच्छी तरह से संभाल सकता है, तो अब उसको मार्क के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए और उसे जल्दी से मार्क को उसके रूम से बाहर निकाल देना चाहिए और वो जो कर रहा है उसे करने दे। तो अब पेट्रा भी डॉक्टर पीटर की ये बात सुनकर ऐसा ही करती है और वो तुरंत ही जाकर मार्क के रूम का लॉक खोल देती है और अब वो मार्क से अपने इस किए हुए बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। मगर मार्क दोबारा से सीधा ही मीमो को बचाने के लिए उस चर्च तक पहुंच जाता है और वो दोबारा से जल्दी से उस डोर को ओपन कर उस दुनिया के अंदर कदम रखता है। लेकिन अब पहले जहां मीमो को मगर अब पहले इसी जगह मीमो और मार्क एक दूसरे से अलग हुए थे, पर अब मार्क वहां पर नहीं होता है। लेकिन मार्क ने मीमो के लिए उसी जगह पर एक मैसेज छोड़ा होता है, तो मार्क जल्दी से उस मैसेज को लेकर वापस अपनी दुनिया में आ जाता है उस डोर के बंद होने से पहले। और अपनी दुनिया में आकर मार्क को उस मैसेज से पता चलता है कि मीमो ने उसमें लिखा है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया है। इसका मतलब मीमो अभी सुरक्षित है, मगर वो उस दुनिया में और ज्यादा अंदर जा चुका है। तो अब मार्क दोबारा से मीमो को लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ उस दुनिया में जाने की प्लानिंग करता है। मगर साथ में अब मार्क बैकी के ऊपर भरोसा कर उसके लिए एक नोट भी लिखता है, जिसमें वो उस क्रॉनिकल बुक को बैकी को देकर उसकी मदद से उन लोगों को वापस आने के लिए बैकी की मदद से वो डोर खुलवाना चाहता है, ताकि सही समय पर बैकी खुद उस चर्च में आकर उस डोर को खोल दे और मीमो और वो दोनों सेफली वहां से बाहर आ सके। तो इसके लिए वो एक लेटर लिख देता है। दूसरी तरफ आज क्लास में सारा जो अपना होमवर्क नहीं करके आई होती है, उसकी दोबारा से आज बैकी मदद कर देती है, जिस कारण से दोबारा से अब सारा और बैकी की दोस्ती हो जाती है। और अब इसी टाइम मार्क भी बैकी से मिलने के लिए आता है और वो सबसे पहले अपने कल के बिहेवियर के लिए, जिसमें उसने गुस्से में उससे ऊंची आवाज में बात करी थी, उसके लिए माफी मांगता है। और अब इससे पहले मार्क अपनी बात पूरी खत्म करता, उससे पहले ही बैकी मार्क को किस कर देती है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब मार्क फिर से बैकी को मीमो वाली बात बताता है कि इस समय मीमो उस दुनिया के अंदर फंसा हुआ है और अपने साथ लाई हुई उस क्रॉनिकल बुक को बैकी को देते हुए कल सही समय पर उसे चर्च जाकर वो गेट खोलने के लिए बोलता है। मगर साथ में वो उसे ये भी एडवाइस करता है कि जिस समय वो उस चर्च का गेट खोलने के लिए जाएगी तो उसे अपने साथ उसकी मॉम पेट्रा को भी लेकर जाना है। अब ये सब कुछ बैकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो अभी भी ऐसा ही मानती है कि ये सब मार्क दिमाग का एक फितूर है, जिसके लिए उसने इलाज भी करवाया है। अगर बैकी मार्क का भरोसा देखते हुए ये सब करने के लिए हाँ कर देती है, तो अब अपनी वापस आने की पूरी तैयारी करने के बाद मार्क दोबारा से उस ब्लैक टावर की दुनिया में उस चर्च के डोर की मदद से चला जाता है मीमो को वापस लाने के लिए। मगर अब बैकी दोबारा से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है कि वो मार्क की बातों पर भरोसा करे या ना करे, क्योंकि ना तो वो उसको पूरी तरह से साइको समझ पा रही है जैसे सब समझते हैं, और ना वो उस पर भरोसा कर पा रही है। अब इधर ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर मार्क मीमो को ढूंढता हुआ उस दुनिया के काफी ज्यादा अंदर चला जाता है, मगर अभी भी उसे मीमो नहीं मिलता है। अब मार्क मीमो को ढूंढने के लिए अपने साथ लाया हुआ एक म्यूजिक सिस्टम एक ऊंची पहाड़ी पर लगाकर काफी तेज म्यूजिक चला देता है, ताकि मीमो उस म्यूजिक को सुनकर उसके पास खुद आ जाए। मगर ये आवाज मीमो की जगह उन सींग वाले स्लेव हंटर में से एक हंटर को सुनाई दे जाती है। यहाँ दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में बेन और माया, जो इस समय बेन की पार्टी को अरेंज करने के लिए अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं, वो लोग एक म्यूजिक सिस्टम रेंट पर लेने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। मगर उन लोगों को ये बात पता चलती है अगर उन लोगों को वो म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो उसके लिए उन्हें 6 बजे से पहले आकर वो म्यूजिक सिस्टम उनसे लेना होगा, वरना वो म्यूजिक सिस्टम वो किसी और को दे देंगे। जिसके लिए बेन एकदम रेडी होता है, क्योंकि उसका ड्रीम इस पार्टी को अरेंज करने के बाद सच हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर वो सभी स्लेव हंटर्स एक इंसानों की बस्ती में जाकर उस पूरी बस्ती को उजाड़ देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इंसान देखकर ये बात समझ जाते हैं कि इस दुनिया में भी काफी सारे इंसान रहते हैं, मगर उन सब पर राज ये स्लेव हंटर ही करते हैं। और इन्हीं सब इंसानों में से एक जवान लड़के को उन स्लेव हंटर्स का बॉस अपने फादर द ग्रिफन की आवाज के लिए सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उन लोगों को ग्रिफन से बात करने के लिए किसी इंसान की जरूरत है। मगर उनका ये काम करने के बदले वो उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसकी फैमिली को जिंदा छोड़ दें और साथ में वो उसकी फैमिली को ऊपर ग्रास लेवल पर लेकर जाएं मार्टिन कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि शायद जिस जगह के बारे में ये लड़का बोल रहा है वो जगह इस जगह से ज्यादा सुरक्षित होगी, उसकी फैमिली वहाँ पर ज्यादा सुरक्षित रहेगी।
तो इसके लिए वो स्लेव हंटर्स मान जाते हैं और वो उसकी फैमिली को छोड़कर वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को जान से मार देते हैं और उसकी फैमिली को ऊपर ग्रास लेवल पर पहुंचाने के लिए बोल देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में बेकी सारा को वो क्रॉनिकल बुक दिखाती है जो मार्क ने उसको दी थी और इसी बुक के अंदर एक प्लांट के बारे में बताया गया होता है जिसके ऊपर एक एक्वा प्यूरिफिकेटा नाम का वाटर की 5 ड्रॉप डालने से प्लांट अपने आप ही खिल जाता है और इसके अंदर से कुछ ही टाइम में एक काफी खतरनाक क्रीचर बाहर निकलता है जिसको मारने के लिए उसके ऊपर सॉल्ट डालना होता है। और साथ में इस बुक के साथ में इस प्लांट के 2 असली सैंपल भी इसी बुक के अंदर लगा रखे होते हैं। पर सारा को ये सारी बातें एकदम पागलपन वाली लगती हैं और उन लोगों को इन सब चीजों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये बात वो बेकी को समझाती भी है, मगर बेकी अब सारा को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि क्या पता मार्क ये सब कुछ जो भी बोल रहा हो वो सब कुछ सच हो और उन लोगों को एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर देखना चाहिए इस प्लांट के ऊपर। और अगर जैसा इस बुक के अंदर लिखा है वैसा इस प्लांट से कुछ भी नहीं होता है तो वो लोग इस बात को अब 100% मान लेंगे कि इस बुक में जो भी लिखा है वो सब कुछ मनगढ़ंत है और मार्क भी इन सब बातों की वजह से साइको हो चुका है। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर वो स्लेव हंटर उस लाए हुए लड़के को रेडी करते हैं और वो उस लड़के को उस सीट पर बैठा देते हैं जहाँ से द ग्रिफन उस लड़के को कंट्रोल कर उसकी आवाज से उन लोगों से बात करेगा। अब जैसे ही वो लड़का ग्रिफन की उस चेयर के ऊपर बैठता है तो उसके पीछे से ही उस ब्लैक शैडो के अंदर से एक काफी बड़ा दानव का हाथ आता है जिसमें से निकलते हुए 2 नाखून उस लड़के के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और ऐसा होते ही वो ग्रिफन उस लड़के की बॉडी को कंट्रोल करके उसकी आवाज से उन लोगों से बात करना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ अब मार्क के उस सिस्टम की आवाज सुनकर मीमो की जगह वहाँ पर काफी सारे स्लेव हंटर्स उसके सिस्टम के पास पहुंच जाते हैं और ये सारी चीजें मार्क भी दूर से छुपकर देख रहा होता है और वो स्लेव हंटर्स को वहाँ देखते ये बात समझ जाता है कि उससे काफी बड़ी गड़बड़ हो गई है क्योंकि वो तो ये सब कुछ मीमो के लिए कर रहा था मगर उसकी इस गलती से उसकी तरफ अब काफी सारे स्लेव हंटर आ चुके हैं। लेकिन जिस समय मार्क उस जगह से बचकर स्लेव हंटर से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक स्लेव हंटर मार्क को देख लेता है और अब वो सभी मार्क का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में अब बेकी और सारा उस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके घर के लिए निकल लेते हैं और जल्दी से घर पहुंचने के लिए वो लोग बेन से उसकी कार की मदद लेते हैं। लेकिन बेन सारा को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि उसको 6 बजे तक पहुंचकर अपना म्यूजिक सिस्टम लेना है जो उसके लिए काफी जरूरी है। अगर सारा जो बेन के ऊपर हमेशा से ही हावी रहती है वो बेन को अपना काम करने के लिए पहले मना लेती है तो बेन भी इसके लिए मान जाता है कि वो उन दोनों को जल्दी से बेकी के घर छोड़कर दोबारा अपना सिस्टम लेने के लिए निकल जाएगा। अब बेकी के घर में एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले वो लोग पूरी तैयारी करते हैं जिसमें वो काफी सारा सॉल्ट भी अपने पास रख लेते हैं क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अगर उस प्लांट में से कोई खतरनाक क्रीचर बाहर आता है तो उसको मारने का केवल एक ही तरीका है कि उसके ऊपर सॉल्ट डाला जाए। तो अब बेकी बुक के हिसाब से उस प्लांट के ऊपर पानी की 5 बूंदे डालती है मगर उस प्लांट के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और इस बात से अब ये क्लियर हो जाता है उन लोगों को कि इस बुक में लिखी हुई सारी चीजें एकदम बकवास है। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क उन सभी हंटर से बचने के लिए काफी कोशिश करता है इससे पहले कि वो सभी हंटर मार्क को पकड़ते। अब वहाँ पर खुद मीमो आकर उन सभी हंटर से मार्क को बचा लेता है जिसमें वो उसकी बॉडी पर काफी सारा मछली के शरीर से निकाला हुआ ब्लड लगाता है और वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। ऐसा करने से वो स्लेव हंटर्स उन दोनों को स्मेल नहीं कर सकते। यहाँ दूसरी तरफ अब इंसानों की दुनिया में सारा बेकी को ये बात समझाती है कि अब उन लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि इस बुक में लिखी सारी बातें बकवास हैं और मार्क एक साइको है तो उसको जल्दी से ये बुक जाकर उसके डैड डॉक्टर पीटर को दे देनी चाहिए और उसको इस सब से बाहर आ जाना चाहिए। अब लेकिन अब बेकी दोबारा से सारा को वो बात बताती है जिसमें मार्क उसे आज रात 8 बजे उस चर्च में जाकर एक डोर खोलने के लिए बोला और अब बेकी के हिसाब से उन लोगों को लास्ट बार जाकर वहाँ पर भी चेक करना चाहिए। अगर अब वहाँ पर उन लोगों को ऐसा कोई भी डोर नहीं मिलता है तो वो 100% ये वादा करती है कि वो इस सब को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगी, वो मार्क से भी दूरी बना लेगी। तो अब ये दोनों लड़कियां दोबारा से उस चर्च तक जाने की प्लानिंग कर लेती हैं जिसके लिए उन्हें दोबारा से बेन की मदद चाहिए। मगर अब बेन दोबारा से बात बोलता है कि उसे 6 बजे से पहले किसी भी हाल में अपना म्यूजिक सिस्टम लेने के लिए पहुंचना है वरना उसके हाथ से वो म्यूजिक सिस्टम निकल जाएगा। मगर सारा दोबारा से अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेन पर दोबारा से हावी होकर उसे इस चीज के लिए मना लेती है। उन लोगों को पहले उस चर्च में जाना है और वहाँ पर मार्क के कहे हिसाब से उस डोर को चेक करना है। तो बेन दोबारा से चुप होकर उन लोगों के साथ वहाँ पर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ अब मार्क और मीमो एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हैं, मगर मार्क मीमो की बड़ी हुई दाढ़ी देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उन लोगों को अभी एक दूसरे से अलग हुए केवल 24 घंटे ही हुए हैं। इतनी देर में मीमो की दाढ़ी इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई? मगर मीमो इस बात का जवाब ये देता है कि उन लोगों को 3 हफ्ते हो चुके हैं
एक दूसरे से अलग हुए और वो 3 हफ्तों से इस जगह पर बुरे हाल में है। लेकिन मार्क के अकॉर्डिंग मीमो को यहाँ आए हुए केवल 24 घंटे ही हुए हैं। अब इसी बात से ये बात भी क्लियर हो जाती है इन दोनों को, इस जगह का टाइम भी अलग चलता है और यहाँ का टाइम उनकी दुनिया से काफी ज्यादा तेज चल रहा है इंसानों की दुनिया के अंदर। अब मीमो के डैड भी मीमो के काफी समय से घर न आने के कारण परेशान हो जाते हैं और वो इस चीज के लिए सीधा ही जाकर मार्क की मॉम से मिलते हैं और वो उन पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि मार्क और मीमो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और उनको लगता है कि मीमो मार्क के कारण ही काफी समय से घर नहीं आया। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब मीमो, जिसे इस जगह पर रहते हुए पूरे 3 हफ्ते हो गए, वो इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान चुका है और साथ में उसने साफ पानी के झील के पास अपना रहने के लिए एक कैंप भी बना लिया है जहाँ पर उनके पास साफ पानी और खाने के लिए काफी कुछ है। और अब मार्क मीमो को ये बात समझाता है कि उन लोगों को जल्दी से उस डोर तक पहुँचना होगा क्योंकि शायद बैकी आज ही उस डोर को खोलने वाली है। और अब वापस जाते हुए रास्ते में वो लोग एक जगह पर छुपकर देखते हैं कि काफी सारे स्लेव हंटर्स काफी सारे इंसानों से काफी बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक मारते पीटते हुए गुलामों की तरह लेकर जा रहे हैं। और सही से देखने पर मार्क ये भी देखता है कि इन्हीं गुलाम लोगों में उसका भाई थॉमस भी है, वो अब स्लेव हंटर्स का बंदी है। और अभी सिचुएशन इस तरह की है कि ये दोनों मिलकर भी थॉमस को उन लोगों से नहीं बचा सकते क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में बैकी, सारा और बेन मार्क के बताए हुए उस चर्च तक पहुंच जाते हैं और जिस तरह से मार्क ने बैकी को उस डोर को खोलने के इंस्ट्रक्शन नोट पर लिख के दिए हैं वो सेम उसी तरह से उस डोर को खोलने की कोशिश करती है। मगर बैकी से सही बटन प्रेस करने के बाद भी वो डोर ओपन नहीं होता है और फाइनल रिजल्ट उस डोर के पास लगे हुए एक छोटे से फाउंटेन में से पानी निकलता है। जैसे ये चीज इसीलिए बनाई गई है कि सही बटन प्रेस करने पर यहाँ से पानी निकले। तो अब ये चीज देखकर उन तीनों को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सब कुछ फेक है और मार्क का दिमाग एकदम खराब है। दूसरी तरफ अब मार्क और मीमो को भी उन सभी स्लेव हंटर में से कुछ हंटर दोबारा से देख लेते हैं और वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और अब दोबारा से अपनी जान बचाते हुए ये दोनों ही एक पहाड़ी के एज तक पहुंच जाते हैं। पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक तरफ पहाड़ी की खाई है तो दूसरी तरफ वो सभी स्लेव हंटर्स को घेर कर खड़े हो जाते हैं और अब दूसरा कोई और चारा न देखकर मार्क मीमो का हाथ पकड़कर सीधा ही उस पहाड़ी की एज से नीचे कूद जाता है। मगर अब वो पहाड़ी से नीचे गिरने की बजाय सीधा ही मार्क के बेडरूम के बेड पर गिरते हैं जाकर। और ये एक काफी बड़ा कमाल होता है कि दोबारा से मार्क की शक्तियां काम कर गई। और अब जब पेट्रा दोबारा से अपने रूम में आकर इन दोनों को रूम में देखती है तो वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि ये दोनों एकदम से ही घर के अंदर कैसे आ गए, ये बात पेट्रा भी नहीं जानती है। लेकिन अब इस चीज से मीमो को मार्क के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ये एक सुपर पावर है कि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ अब जब उस चर्च से बैकी, सारा और बेन निकल ही रहे होते हैं कि चर्च के बाहर ही एक पुलिस वाला इन तीनों को इलीगली उस चर्च के अंदर घुसने के कारण गिरफ्तार कर लेता है। अब इस चीज से बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको आज अपना सिस्टम लेने के लिए जाना था जो उसके लिए काफी जरूरी था। मगर यहाँ दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं अब वो प्लांट जिसके ऊपर बैकी और सारा उसके घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो प्लांट इस समय एक पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर रखा हुआ है। असलियत में हुआ ये था, जिस समय ये तीनों मार्क के बताए हुए उस चर्च की ओर निकल रहे तब बेन ने जाते हुए इस मुरझाए हुए प्लांट को देखकर उसे पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर रख दिया था। और अब ये प्लांट पूरी तरह से खिल गया है और इस प्लांट के अंदर से टीचर भी बाहर आता हुआ दिखता है। मगर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। दोबारा से शुरुआत होती है और ये वो दिन था जिस दिन थॉमस पूरी तरह से तैयार होकर ग्रीफन को मारने के लिए अपना बैग पैक कर घर से निकल ही रहा होता है कि उसकी मॉम पेट्रा उसे रोककर ये बात बोलती है कि अगर उस बुक में लिखी हुई दुनिया असलियत में है तो वो भी उसे उस जगह पर ले जाकर ये बात प्रूव करे। तो अब थॉमस भी अपनी मॉम को प्रूव करने के लिए अपनी मॉम और छोटे मार्क को कार में बैठाकर उस चर्च तक ले जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन बीच रास्ते में थॉमस की मॉम पेट्रा उसे बोलती है कि उसे अपने एक नर्सिंग स्टाफ से मिलकर उसे एक जरूरी फाइल देनी है। तो क्या वो कुछ मिनटों के लिए उसके साथ उसके उस स्टाफ तक चल सकता है, जिसके लिए थॉमस मान जाता है और वो सीधे कार को उस जगह तक लेकर पहुंच जाता है जहाँ पर पेट्रो को एक जरूरी फाइल अपने स्टाफ को देनी होती है। मगर ये सभी लोग जो व्हाइट ड्रेस में होते हैं वो एकदम से ही जबरदस्ती थॉमस को पकड़कर जमीन पर गिराकर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। और असलियत में ये सभी कोई और नहीं होते, ये सभी मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं जिनको होता है। और ये सारी चाल पेट्रा ने थॉमस को सेफ
रखने के लिए करा होता है, ताकि थॉमस का हाल भी अपने डैड की तरह ना हो। और जिस समय ये सब कुछ हो रहा होता है उस समय छोटा मार्क अपनी कार से बैठकर खुद अपनी आंखों से ये सब देखता है। दोबारा से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर अगले ही दिन दोबारा से मीमो और मार्क दोबारा से तैयार होकर अपने भाई थॉमस को बचाने के लिए उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ अब मीमो भी मार्क की उस सुपर पावर की वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो अब मीमो, जो उस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता, वो ब्लैक टावर की दुनिया का एक मैप दिखाकर मार्क को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों ने लास्ट टाइम थॉमस को उन स्लेव हंटर्स की गुलामी करते हुए देखा था, जिसमें वो काफी सारे बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। वो सभी स्लेव हंटर शायद उन सभी गुलामों से माइनिंग करवा रहे हैं। और अच्छी बात ये है, मीमो ने जो अपना वो कैंप जगह पर रहते हुए बनाया था, वो उन सभी माइनिंग एक पानी की झील के पास है, जहाँ पर काफी सारे स्लेव हंटर्स आते जाते रहते हैं। और उन लोगों को उस जगह पर जाकर कुछ समय रहते हुए उन स्लेव हंटर का वेट करना होगा। और जैसे उन्हें कोई स्लेव हंटर दिखता है तो वो लोग उसका पीछा करके उस माइनिंग तक पहुंच जाएंगे, जहाँ से वो थॉमस को बचा सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अब ग्रिफन, जो उस जिंदा आदमी को अब पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है और वो उसी की मदद से अब अपने गुलाम स्लेव हंटरों से बात कर रहा है। उसे उसके उन स्लेव हंटरों से ये बात पता चलती है कि वो दो लड़के, इनमें से एक लड़का दोनों दुनियाओं में ट्रेवल कर सकता है। मतलब मार्क, उसके एक भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है। उन लोगों को ये बात पहले से ही पता है कि उनका वो दूसरा भाई, जो दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है, वो उसे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। मतलब ये सभी मार्क के बारे में पहले से ही जानते हैं और वो यहाँ पर इसी का वेट कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये केवल ग्रिफन के कहने पर उसके लिए किया जा रहा है। मगर साथ में जब ग्रिफन को ये बात भी पता चलती है कि उन लोगों की एक कोशिश नाकामयाब हो गई है उस दूसरे लड़के को पकड़ने की, तो इस बात से ग्रिफन इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उस हंटर्स के बॉस को उसी टाइम जान से मार देता है। और अब ग्रिफन दोबारा से एक और हंटर्स का बॉस बनाता है और अब यही हंटर इन सभी सींग वाले हंटर्स को ऑर्डर देकर ग्रिफन का काम पूरा करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में आज जब बैकी दोबारा से पुलिस स्टेशन से वापस आती है तो वो अपने घर में सीधा ही उस ग्लास में रखे हुए उस प्लांट को देखती है। अब पूरी तरह से खिल चुका है और देखने पर उसे भी ये बात पता चलती है कि उस प्लांट में से कोई ना कोई चीज बाहर भी आई है। अगर उसी टाइम बैकी के पास उसके रूम में उसके डैड आ जाते हैं और अब बैकी की इस हरकत से उसके डैड पीटर उसे ये बात समझाते हैं कि उसकी इस हरकत से मार्क की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो उसके पागलपन को ये सब कर बढ़ावा दे रही है। और अगर वो चाहती है कि मार्क पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसे उसकी भलाई के लिए ही उससे दूर रहना होगा। तो अब बैकी अपने डैड की ये बात सुनकर मार्क की वो क्रॉनिकल बुक जो उसने उसको दी वो अपने डैड को दे देती है और वो उन्हें बताती है कि मार्क इस बुक में लिखी हुई सभी बातों को सच समझता है। अब इसी के कुछ टाइम बाद मार्क दोबारा से मिलने बैकी के पास आता है और वो अपनी दी हुई वो क्रॉनिकल बुक उससे वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब मार्क को ये बात बैकी से पता चलती है कि वो बुक उसने अपने डैड को दे दी है और अगर उसे अब दोबारा से वो बुक लेनी है तो उसे उसके डैड के पास जाकर, जिनसे वो थेरेपी लेता है, उनसे वो बुक लेनी होगी। इसी के साथ अब बैकी मार्क से खुद से दूर रहने के लिए भी बोल देती है और इसका कारण केवल यही है क्योंकि अब बैकी ने भी पूरी तरह से बात मान ली है कि मार्क का दिमाग खराब है। अब दोबारा से मार्क, इन सारी बातों से मार्क दोबारा से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे दोबारा से अपने उन सभी कीलों से अपने हाथ चोट पहुंचाकर अपना गुस्सा कम करना पड़ता है। लेकिन अब दोबारा से मार्क और मीमो अपनी पूरी तैयारी के साथ थॉमस को बचाने के लिए उस ब्लैक टावर की दुनिया में निकलने की प्लानिंग कर लेते हैं। मगर साथ में अब मार्क बैकी के कारण अंदर से काफी ज्यादा दुखी भी है। दूसरी तरफ जब पुलिस स्टेशन से बेन भी रिलीज होता है, अपना म्यूजिक सिस्टम लेने के लिए पहुंच जाता है, मगर अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसका वो सिस्टम कोई और अब ले जा चुका है और उनके पास अब उसको देने के लिए और कोई भी सिस्टम बचा भी नहीं है, क्योंकि बेन कल 6 बजे से पहले वो सिस्टम लेने के लिए टाइम दिया गया था और बेन ने अपनी गलती के कारण ही उस म्यूजिक सिस्टम को मिस कर दिया। और ये सब कुछ केवल सारा की वजह से हुआ, जिसने जबरदस्ती बेन को अपने साथ पागलपन में फंसा दिया, जिस कारण से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। मगर अब दोबारा से जब बेन को माया इतना परेशान देखती है तो वो दोबारा से बेन को खुश करने के लिए ये बात बताती है कि उसका वो म्यूजिक सिस्टम माया ने पहले ही ऑर्डर कर लिया था, तो वो म्यूजिक सिस्टम अभी उसी के पास है। और माया ने ये सब कुछ बेन के लिए इसीलिए क्यों किया है क्योंकि वो बेन को अंदर से काफी ज्यादा पसंद करती है। मगर बेन, जो माया के किसी भी एफर्ट केवल ये समझकर इग्नोर करता है कि वो ये सब केवल दोस्ती में कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर पीटर सीधा ही जाकर मार्क की मॉम पेट्रा से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी बेटी बैकी से, जो मार्क की एक अच्छी दोस्त बन चुकी है, उससे उसे पता चला है। अब मार्क भी उसी बुक को सीरियस लेने लगा है और ये सब कुछ मार्क के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब इस बात से पेट्रा भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो सोच लेती है कि वो भी मार्क अपने बड़े बेटे थॉमस की तरह मेंटल हॉस्पिटल भेजेगी उसको सेफ रखने
के लिए। दूसरी तरफ अब आज रात जब बेन और उसके दोस्त मिलकर उसकी पार्टी को अरेंज कर रहे होते हैं, उसी टाइम वहाँ पर डीजे डेब भी आता है जिसके साथ बेन काम करना चाहता है। और वो जब बेन की पूरी तैयारी देखता है तो वो इस चीज से काफी खुश होता है और वो सीधे ही बेन को ये बात बोलता है कि अगर उसकी आज ये रात पार्टी अच्छी तरह से फुली हो गई तो वो उसका असिस्टेंट बन सकता है और वो उसके साथ वर्ल्ड टूर पर चलेगा। अब इस बात से बेन इतना ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अब एक ही स्टेप अपने सपनों से दूर है और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये केवल माया की वजह से हो रहा है। मगर बेन जो ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ, वो माया के इन सभी एफर्ट्स को नॉर्मल ही समझ रहा होता है। आज जब मार्क थॉमस को बचाने के लिए उस चर्च की ओर निकल ही रहा होता है तो वो बाहर देखता है कि उसकी मोम पेट्रा के साथ वही व्हाइट कोट वाले लोग हैं जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले उसी की आंखों के सामने थॉमस को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर डाला था। ये देखकर मार्क समझ जाता है कि उसकी मोम अब उसके साथ भी यही करने वाली है। तो अब वो इस चीज से बचने के लिए उन सबको धोखा देते हुए काफी फुर्ती से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पार्टी शुरू होने से पहले बेकी और सारा भी उस पार्टी हॉल के अंदर पहुंचते हैं, जहां इस समय बेन सारा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके कारण से आज उसकी ये पार्टी बर्बाद होने ही वाली थी। और साथ में अब बेन सारा को ये भी क्लियर कर देता है कि अगर उन दोनों का ये रिलेशन कोई मायने नहीं रखता है तो वो उस रिलेशन को अभी यहीं पर तोड़ना चाहता है, क्योंकि सारा ने आज तक अपने दोस्तों के आगे उन दोनों के इस रिलेशन को एक्सेप्ट तक नहीं किया है। मगर आज सारा बेन की ये सारी बातें सुनकर सीधा ही बेन को किस कर देती, वो भी सबके सामने। और अब जैसा होना था, माया ये सब कुछ देखकर अंदर से काफी ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से इन दोनों का ये रिलेशन टूट जाए, क्योंकि माया बेन को काफी ज्यादा पसंद करती है। दूसरी तरफ मार्क और मीमो दोनों उस चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं ब्लैक टावर की दुनिया में जाने के लिए। अगर दोबारा से अब वो मेंटल हॉस्पिटल के वो लोग मार्क का पीछा करते हुए उस चर्च के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ वो उन दोनों को पकड़कर मार्क को बेहोश करने का, कोई इंजेक्शन लगाने का कोशिश करते हैं। मगर उसी टाइम वहाँ पर एक इंसान जो कि हुडी के अंदर होता है, वो आग से व्हाइट कोट वाले लोगों को काफी बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाकर मार्क और मीमो जल्दी से उस डोर को ओपन कर ब्लैक टावर की दुनिया में घुस जाते हैं। मगर साथ में ये हुडी वाला इंसान उन सभी व्हाइट कोट वालों में से एक इंसान को जान से ही मार देता है। और अब जब वो हुडी वाला इंसान उस चर्च से बाहर आता है तो इस समय मार्क की मोम पेट्रा भी चर्च के बाहर ही वेट कर रही होती है। वो देखती है कि वो हुडी वाला इंसान कोई और नहीं, उसका बेटा मार्क है। और ये चीज काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है क्योंकि मार्क जो इस समय ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर मीमो के साथ पहुंच चुका है, वो एक ही टाइम पर यहाँ पर भी कैसे हो सकता है। इसका मतलब इस समय उस नर्सिंग स्टाफ को मारने वाला इंसान कोई और नहीं, मार्क ही है। और ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और अब जब पेट्रा अंदर जाकर एक नर्स को मरा हुआ देखती है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, उसी का बेटा मार्क है। और अब वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ मार्क और मीमो ब्लैक टावर की दुनिया में अपने प्लानिंग के हिसाब से उस झील तक निकलने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मीमो ने अपना कैंप बना रखा है। दूसरी तरफ अब बेकी को भी ये बात पता चलती है कि मार्क के एक नर्सिंग स्टाफ को जान से मारने के केस लग गए हैं। और अब ये बात सुनकर बेकी इतना ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद मार्क के इस पागलपन को बढ़ाने में उसका भी काफी बड़ा हाथ है। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब रात होने के कारण मार्क और मीमो अपनी रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, पर बीच रात में ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। अब बारिश देखकर मीमो, जो कभी भी घबराता नहीं है, वो काफी ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए मार्क को ये बात बोलता है कि उन दोनों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा क्योंकि इस जगह पर कभी भी बारिश नहीं होती है। और अब मार्क, जो मीमो को पहली बार इतना ज्यादा घबराया हुआ देख, वो मीमो से इस चीज का कारण पूछता है तो मीमो से बताता है कि इस जगह पर प्लांट लगे हुए हैं जिस पर पानी पड़ते ही इन प्लांटों में से काफी खतरनाक क्रीचर बाहर आता है। साथ में उस क्रीचर पर जितना पानी पड़ेगा वो उतना ही ज्यादा साइज में बड़ा होता जाता है। असलियत में ये वही प्लांट है जिसके ऊपर बेकी ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी। अब देखते ही देखते पानी पड़ने के कारण उन प्लांट्स के अंदर से वो क्रीचर भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं और जितना ज्यादा उनके ऊपर पानी पड़ता है वो साइज में भी उतने ज्यादा बड़े होते जाते हैं। इस समय बेकी, जो अपने रूम के अंदर अकेले होती है और वो म्यूजिक सुनते हुए एकदम शांति से लेटी होती है कि वो नोटिस करती है कि उसके ऊपर उस प्लांट में से निकला हुआ वो क्रीचर चढ़ जाता है और वो सीधे बेकी के मुंह के अंदर घुस जाता है। तो बेकी काफी मुश्किलों से उस क्रीचर को अपने शरीर के अंदर से वापस निकालती है और जल्दी से उसके ऊपर काफी सारा नमक डालकर उसे जान से मार देती है। यहाँ दूसरी तरफ इस दुनिया के अंदर मार्क और मीमो जान बचाने एक काफी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर छुप जाते हैं। और अब जब सुबह होती है वो सभी क्रीचर अपने आप ही मर चुके होते हैं। लेकिन अब इस सब से मार्क मीमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मीमो को ये बात पहले से ही पता थी और उसने मार्क को ये बात पहले नहीं बताई। तो अब वो उसे वार्न करता है आगे से उस खतरे के बारे में पहले ही उसे बताना है ताकि वो दोनों मिलकर पहले ही उस चीज के लिए तैयार रह सके। अब यहाँ इस दुनिया के अंदर बेकी को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि मार्क की सारी बातें एकदम सच है और उसकी उस बुक में लिखी हुई दुनिया असलियत में है। यहाँ से ये प्लांट और
टीचर आया है। तो बैकी सीधा ही मार्क ने जैसा उसे बोला था उससे पहले उस बुक को लेकर उसकी मॉम के पास जाना है और उस पोर्टल को खोलना है। अब दोबारा से बैकी को लेकर सीधा ही मार्क की मॉम से मिलने के लिए निकल जाती है। अब यहाँ इस दुनिया के अंदर काफी चलने के बाद मीमो मार्क अपने उस कैंप तक पहुंचा देता है जहाँ पर साफ पानी की एक काफी बड़ी झील होती है और उसी के साइड में मीमो ने अपने लिए छोटी सी लकड़ों से और घास फूस से झोपड़ी बना रखी होती है जिसे वो कैंप कहता है। इसी जगह पर रहकर उन लोगों को स्लेव हंटर्स का वेट करना है जिनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और उन्हीं का पीछा कर वो लोग थॉमस तक पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ इस दुनिया में हम लोग देखते हैं डॉक्टर पीटर की मार्क के थेरेपिस्ट हैं। वो अपने घर के बैकयार्ड में जाकर सेम उसी हुडी को जला जिस हुडी वाले ने उस चर्च के अंदर उन व्हाइट कोट वालों को बुरी तरह से पीटा था और उन्हीं में से एक की जान ले ली थी, जिसके मर्डर के चार्ज इस समय मार्क के ऊपर लगे हुए हैं। और अब ये देखकर ये बात तो समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं डॉक्टर पीटर ही है और ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसमें डॉक्टर पीटर का काफी बड़ा रोल है। इसी एक नए सस्पेंस के साथ एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब ग्रिफन से मिलने एक मायावी जादूगर आता है। इसकी शक्ति ये है कि ये किसी भी इंसान या किसी भी चीज का रूप ले सकता है और इसकी एक और पावर है जिसमें ये मॉस्किटोस की मदद से कुछ भी पता लगा सकता है। मतलब ये मॉस्किटोस को कंट्रोल करता है और अब यही जादूगर ग्रिफन को ये भी खबर देता है कि अब वो लड़का जो दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है वो दोबारा से इस दुनिया में आ गया है और इस बार शायद वो वापस भी नहीं जा पाएगा। यहाँ मीमो और माइक जो काफी समय से स्लेव हंटर्स का वेट कर रहे हैं, मीमो माइक को ये बात बताता है कि वो हंटर हमेशा दिन के समय में यहाँ पर आते, आज तक उसने रात को कभी भी उन हंटर्स को यहाँ पर आए हुए नहीं देखा है और ये कारण उसे भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन उसने जब भी हंटर्स को यहाँ देखा है वो हमेशा ही दिन में आए हैं। मगर फिर भी मार्क ये बात मीमो को समझाता है कि वो इस बात का रिस्क नहीं ले सकता। तो वो लोग अपनी झोपड़ी के आसपास काफी सारे ट्रैप बना देते हैं ताकि कोई भी चीज अगर उनके आसपास आने की कोशिश करेगी तो उन सभी ट्रैप्स की आवाज से उनको ये बात पता चल जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में बैकी सीधा ही जाकर मार्क की मोम पेट्रा से मिलती है और अब वो उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि मार्क आज तक जो भी बोल रहा है वो सब कुछ सच है और बुक के अंदर लिखी हुई हर बात एकदम सच है। लेकिन पेट्रा अभी भी बिल्कुल भी ये बात नहीं मानती है और वो बैकी को उस जगह से जाने के लिए बोल देती है। अगर जिस समय बैकी पेट्रा के घर से निकल रही होती है एक डिटेक्टिव आता है जो कि इस समय मार्क की ही तलाश में है क्योंकि मार्क के मर्डर केस को यही डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो ज्यादा जानकारी निकलवाने के लिए बैकी को रोक लेता है और उसकी बात पूरी तरह से सुनता है। तो अब बैकी डिटेक्टिव और पेट्रा को अपनी करी हुई स्टडी बताती है जिसमें उसने उस चर्च के ऊपर स्टडी करी है जहाँ पर मार्क ने उसको पेट्रा के साथ आकर उस डोर को खोलने के लिए बोला था। असलियत में उस चर्च को बनाने वाले लोग कोई और नहीं है, वो मार्क के पूर्वज ही थे। मगर जब से उन लोगों ने उस चर्च को बनाया तभी से उनके परिवार के सभी लोग अचानक से या तो पागल होने लगे या तो गायब होने लगे। और साथ में खास बात ये भी थी कि ज्यादातर लोग उस चर्च के अंदर से ही गायब हुए, जैसे उस चर्च के अंदर ही कोई डोर है जिसकी मदद से वो लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और अगर वो चाहें वो लोग वहाँ पर जाकर उस डोर को ढूंढकर उसे ओपन कर सकते हैं क्योंकि इस बुक के अंदर उसके बारे में सब कुछ लिखा है। और साथ में मार्क ने उसे एक नोट भी लिख कर दिया था जिसमें उस डोर के बारे में लिखा हुआ है। मगर पेट्रा को अभी भी इन सारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को इस बुक के कारण खो दिया है। अगर बैकी दोबारा से उन दोनों को ये बात समझाती है कि जिस दिन मार्क गायब हुआ उस दिन भी वो चर्च के अंदर ही गया था और उसी के बाद से उसका अता पता नहीं चल पा रहा है। और अब ये सारी बातें सुनकर डिटेक्टिव के कहने पेट्रा भी एक बार उस चर्च में जाकर वो सब कुछ चेक करने के लिए मान जाती है। मगर अब बैकी के देखने पर उसे ये बात पता चलती है कि उसकी वो क्रॉनिकल बुक उसकी दोस्त सारा के पास ही रह गई है, तो उसे पहले जाकर सारा से वो बुक लेकर आनी होगी। दूसरी तरफ आज सारा के घर में उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है कि सारा जो कि एक रात पुलिस स्टेशन में बिता कर आई है। इस चीज से वो लोग इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि अब सारा का घर से बाहर निकलना ही बंद करवा देते हैं और वो उसे धमकी देते हैं कि अगर वो घर से बाहर गई तो वो लोग उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। इधर दूसरी तरफ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर उस मायावी जादूगर के पास उसका एक मॉस्किटो आता है जिसकी मदद से उसे ये बात पता चल जाती है कि वो लड़का जो दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है वो उनकी दुनिया में आ चुका है और इस समय वो कहाँ पर है। और उसकी ये प्लानिंग है कि वो माइनिंग तक पहुंचकर अपने भाई थॉमस को बचाना चाहता है। और इसका मतलब ये होता है कि ग्रिफन और उसके लोगों को ये बात पहले से ही पता है कि इस समय मार्क कहाँ पर है और ये
ये सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। वो लोग केवल एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इंसानों की दुनिया में अब बेकी सीधा ही जाकर उस बुक के लिए सारा से मिलती है, जहाँ अब बेकी को ये बात पता चलती है कि सारा को उसके मॉम डैड ने उसके घर में बंद कर रखा हुआ है और साथ में मार्क की वो क्रॉनिकल बुक इस समय बेन के पास है, जो इस समय अपनी पार्टी के अंदर होगा। यहाँ दूसरी तरफ इस दुनिया के अंदर मार्क इस बारे में काफी ज्यादा सोचता है कि उसकी वो पावर जिसमें वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, वो पावर काम किस तरह करती है, उसकी किस भावना से या किस फीलिंग से वो पावर काम करती है, क्योंकि उसे अभी तक ये बात नहीं पता है कि वो पावर किस तरह से काम कर जाती है। और उसे पहले ऐसा लगता है कि शायद उसके डर के कारण वो पावर काम करती है, क्योंकि जब उसने खुद को टेलीपोर्ट किया है तब वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो अब वो ये चीज ट्राई करने के लिए दोबारा से डराने और गुस्सा दिलाने के लिए अपने डैड मौत का दिन याद करता है, पर इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अब साथ में काफी सारा समय भी बीत चुका होता है और अभी तक यहाँ पर कोई भी स्लेव हंटर नहीं आया होता है, इससे अब मार्क काफी ज्यादा इम्पेशेंट होना शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में डॉक्टर पीटर से मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम कॉटियार्स होता है, और अब इन दोनों की बातों से बात पता चलती है कि ये दोनों लोग ग्रिफन के लिए ही काम करते हैं और ये सभी यहाँ पर मार्क पर नजर रखने के लिए ही रह रहे हैं। और इसी वजह से ये डॉक्टर पीटर ने मार्क को आज तक कोई भी सही इलाज नहीं दिया, क्योंकि वो लोग खुद भी मार्क को किसी भी तरह से वहाँ पहुँचाना चाहते थे। लेकिन इसी के बाद जब डॉक्टर पीटर अपनी बेटी बेकी के रूम में जाकर देखते हैं कि बेकी उस क्रॉनिकल बुक को लेकर यहाँ से निकल गई है, तो वो इस घबराहट में जल्दी से एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से बेकी के रूम में क्लीनिंग करते हैं और उसमें से निकला हुआ सारा गंद खा लेते हैं। और ये करते ही डॉक्टर पीटर को बेकी के बारे में सब कुछ पता चलना शुरू हो जाता है, जिसमें उसे ये चीज उसके फ्लैश में दिखती है कि बेकी को अब सब कुछ पता चल गया कि उस बुक के अंदर लिखी हुई सारी बातें सच हैं और वो इस समय कहाँ पर गई हुई है। तो डॉक्टर पीटर सीधा ही बेकी को लेने के लिए बेन की उस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब इसी सारी घबराहट के कारण डॉक्टर पीटर को अपने असली रूप में आ जाते हैं, और ये कोई और नहीं वही जादूगर बहरूपिया होता है जो किसी का भी रूप ले सकता है, जो ग्रिफन का गुलाम बनकर उसके लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ ब्लैक टावर की दुनिया में मीमो और मार्क जब उसकी पावर को लेकर के बात कर ही रहे होते हैं, तो मीमो उसे बताता है कि शायद उसकी पावर डर के कारण नहीं, अच्छी फीलिंग्स की वजह से काम करती होगी। अब जब अच्छी फीलिंग लाने के लिए मीमो बेकी के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, तो उसकी पावर काम कर जाती है और वो सीधे टेलीपोर्ट होकर अपनी इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। और अब इस चीज से मार्क को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी ये पावर उसकी फीलिंग के हिसाब से चलती है, और जितना वो शांत और अच्छा फील करेगा उतनी ही तेजी से वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। और कुछ ही समय में वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है कि वो इस पावर पर पूरा कंट्रोल पा लेता है और वो अब अपनी इच्छा से ही खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ बेकी डिटेक्टिव और पेट्रा के साथ सीधे ही बुक लेने के लिए उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ वो बेन से मिलकर सबसे पहले उसे सारा के बारे में बताती है कि वो इस पार्टी में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसके मॉम डैड ने इस समय उसको घर के अंदर बंद रखा है। लेकिन बेन, जो इस बात से पहले से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि सारा ने उसे दोबारा से धोखा दिया और वो जानबूझकर उसकी पार्टी में उसे छोटा दिखाने के लिए नहीं आई, जो इस समय इतना ज्यादा नशे में होता है, वो गलती से बेकी को ही किस कर देता है। और जिस समय ये सब हो रहा होता है, दूर खड़ी माया अपने कैमरास से उन दोनों की ये फोटो ले लेती है। बेन की इस हरकत से बेकी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो समय को देखते हुए बेन से अपनी उस बुक के बारे में पूछती है। और अब जब वो अपने उस बैग तक पहुंचती है जिसके अंदर वो बुक होती है, तो उसे वहाँ पता कि उसके उस बैग के ऊपर काफी सारी बियर गिर गई थी, जिस कारण से वहाँ पर लोगों ने उसकी उस बुक को बाहर निकाल दिया। और अब जब बेकी उस बुक को खोलकर देखती है, तो वो पाती है कि उस बुक के अंदर रखा हुआ एक और प्लांट, जिसके अंदर से वो क्रीचर निकलता है, वो क्रीचर उस प्लांट से निकलकर अब बाहर आ गया है। और ये एक काफी खतरनाक बात होती है। तो अब बेकी दोबारा से अपने हाथ में काफी सारा सॉल्ट लेकर उस क्रीचर को मारने के लिए अकेले ही उसे ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब वो ही बहरूपिया जादू मार्क के कैंप के पास पहुंचकर अपना रूप बदलकर मार्क के डैड का रूप लेके उसके दिमाग से खेलना शुरू कर देता है, जिसमें वो उसे काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। डैड बनकर बार बार उसे ये ब्लेम देने की कोशिश करता है। उस रात जब उसकी मौत हुई थी तो उसकी वजह केवल मार्क ही था। और अब जब ये बात मार्क मीमो को बताता है कि शायद यहाँ पर कोई चीज है जो उसके दिमाग से खेल रही है, तो मीमो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों को छोड़कर उस टाइम उस जगह पर कोई नहीं होता है। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में डॉक्टर पीटर, जो कि खुद भी एक मायावी जादूगर है, वो अपनी बेटी को बेकी को लेने के लिए सीधा ही उस बेन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर माया आज बेन से मिलकर सीधा ही ये बात क्लियर कर देती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। ये बात सुनकर बेन को भी ये बात रियलाइज हो जाती है। आज तक उसने माया को काफी ज्यादा इग्नोर लेकिन माया ने आज तक उसकी असली गर्लफ्रेंड सारा से भी ज्यादा उसका ध्यान और उसकी हेल्प करी है। तो अब बेन भी माया को समझते हुए उसके नजदीक आ जाता है, पर इससे पहले माया और बेन एक दूसरे को किस कर पाते, उसी टाइम पीछे से ही वो क्रीचर
जो उस प्लांट के अंदर से बाहर आया, वो सीधा ही माया के पास आकर उस पर अटैक कर देता है। और ये सब कुछ बेन अपनी आंखों से देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर पीटर जो पार्टी के अंदर आते ही बैकी को ढूंढ लेते हैं। अब वो बैकी को देखते ही अपनी एक और पावर से, जिसमें वो बैकी की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं और वो उसे कंट्रोल कर अपने साथ पार्टी से चुपचाप बाहर लेकर निकलने लगते हैं। मगर अब इसी टाइम वो क्रीचर पार्टी में जिस जगह पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं वहाँ पर आकर लोगों के ऊपर बुरी तरह से अटैक करना शुरू कर देता है। और अब जब इस क्रीचर अपनी आंखों से डिटेक्टिव और मार्क की मॉम पेट्रा भी देख लेती है, तो उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तो अब डिटेक्टिव उस क्रीचर को मारने के लिए उसके ऊपर काफी सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो क्रीचर डिटेक्टिव के ऊपर आकर भी उस पर अटैक कर देता है। तो अब मौके का फायदा उठाकर पेट्रा सीधा ही पास में पड़ी हुई गन उठाकर उस क्रीचर के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाती है, जिस कारण से वो क्रीचर वहीं पर मर जाता है। लेकिन उसी टाइम उस जगह से जाते हुए डॉक्टर पीटर जब ये सब कुछ देखता है, तो वो दोबारा से अपनी पावर से उस पूरे क्रीचर को ही बड़े से भालू के अंदर बदल देता है, जो कि अभी कुछ ही सेकंडों पहले एक काफी अजीब सा क्रीचर था। और अब कुछ ही सेकंडों में उस क्रीचर को एक भालू में बदला हुआ देखकर डिटेक्टिव और पेट्रा को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अब उन दोनों ने ही अपनी आंखों से ये सब देखा होता है। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क और मीमो को काफी समय हो गया है उन हंटर्स का वेट करते हुए, जिस कारण से आज मार्क काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसी बात को लेकर मार्क और मीमो आज आपस में बहस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्क मीमो के कहने पर ही काफी समय से यहाँ पर हंटर्स का वेट कर रहा है। अब इसी बात से मीमो को भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इसी गुस्से में सबसे पहले मार्क की उन सभी कीलों जिनसे मार्क अपने गुस्से को खत्म करता है, वो सभी झील पास पानी की झील के अंदर फेंक देता है। और फिर मीमो यहीं पर नहीं रुकता है, वो और आगे बढ़कर मार्क उसके डैड की याद दिलाना शुरू कर देता है। और वो सीधा ही ये बात बोलता है कि वो जानता है कि उनके डैड काल की मौत उसी के कारण हुई थी, उसका जिम्मेदार खुद वही है। असलियत में उस रात हुआ ये था कि जब मार्क के डैड काल अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी उस वर्कशॉप को जलाने के लिए निकले थे, ताकि किसी को भी अब उस दुनिया के बारे में और ग्रिफन के बारे में ना पता चल सके। तो एंड पॉइंट पर ही मार्क के डर के कारण थॉमस को मार्क के साथ कार में ही रहना पड़ा। और उसी टाइम वहाँ पर पुलिस भी पहुंच गई थी, जिस कारण से जल्दीबाजी में काल ने जब अपनी वर्कशॉप जलाने की कोशिश करी, तो उसी आग की चपेट में काल भी आ गए, जिस कारण से शायद उनकी मौत हुई थी। और इस सब का जिम्मेदार मार्क अंदर से खुद को ही मानता है कि अगर उस रात वो डरा नहीं हो तो शायद उसके डैड जिंदा होते। लेकिन अब मीमो की इस बात से मार्क इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो मीमो को पीटना शुरू कर देता है। और ये गुस्सा मार्क का इतना ज्यादा होता है कि वो मीमो के फेस पर इतने ज्यादा पंच मारता है कि मार्क मीमो का पूरा मुंह ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ जैसा होता है, जितना ज्यादा मार्क को गुस्सा आ रहा होता है, उतना ही ज्यादा ग्रिफन को फायदा हो रहा होता है, क्योंकि ग्रिफन ये बात चाहता है कि मार्क को जितना हो सके उतना गुस्सा आए। और साथ में अब मार्क के इतने गुस्से होने के कारण ग्रिफन अब अपने सभी स्लेव हंटर्स को ये ऑर्डर देता है कि अब सही समय आ गया है और वो जल्दी से जाकर मार्क को पकड़कर लेकर आए। इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 एपिसोड नंबर 6 की भी शुरुआत एपिसोड नंबर 5 के एंडिंग से ही होती है, जहाँ पर हम लोग मीमो और माइक को देखते हैं, जो इस समय थॉमस को बचाने के लिए ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर आए हुए हैं। लेकिन अब मार्क जो अपने भाई को बचाने के लिए काफी समय से इस जगह पर सीइंग वाले स्लेव हंटर्स का वेट कर रहा है, इस चीज से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिस कारण से उसकी और मीमो की आपस में बहस हो जाती है। तो मीमो भी गुस्से में मार्क को उसकी पास्ट लाइफ याद दिलाना शुरू कर देता है, जिसमें उसके डैड का मौत का जिम्मेदार वो मार्क को ही ठहराता है। तो इस बात से मार्क भी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो मीमो को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। तो अब एपिसोड नंबर 6 में स्टार्टिंग में हम लोगों को मीमो दिखाया जाता है, जो उसी ब्लैक टावर की दुनिया में उस छोटी सी झोपड़ी के पास ही लकड़ियां काट रहा होता है। अपनी उस झोपड़ी के पास से मार्क की आती हुई आवाज सुनता है, तो वो जल्दी से वहां पहुंचता है। और अब मीमो वहां पर जो हो रहा होता है उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इस समय मार्क सेम टू सेम उसी के जैसे एक हमशक्ल को काफी बुरी तरह से पीट रहा होता है। इसका मतलब मार्क इस समय जिसको पीट रहा है वो असली मीमो नहीं है। और अब ये चीज मार्क के लिए भी काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। लेकिन अब मार्क के रुकते ही वो मीमो का हमशक्ल एकदम से इनविजिबल हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उस चीज के पैरों के निशान रेतों पर प्रिंट होते रहते हैं, जिसे देखकर मीमो जल्दी से एक लकड़ी काफी तेजी से उसकी ओर फेंक कर मार देता है। और अब इसी कारण से वो चीज भी अपने असली रूप में आ जाती है, और ये और कोई नहीं वो ही मायावी जादूगर होता है, जो किसी का भी रूप ले सकता है। और यही इस समय जो यहाँ पर मार्क के माइंड से खेलने आया था द ग्रिफन के ऑर्डर पर। तो अब मार्क और मीमो उस मायावी को अच्छी तरह से बांधते हैं, अपना बंदी बना लेते हैं। लेकिन वो मायावी दोबारा से खुद को बचाने के लिए मीमो और मार्क के दिमाग से खेलना शुरू कर देता
लेता है, जिसमें वो कभी मीमो के डैड का रूप लेकर और कभी मार्क के डैड का रूप लेकर उन दोनों को पागल बनाने की कोशिश करता है। मगर अब ये दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये केवल अपना भेष बदलकर उन दोनों को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर अब मार्क उस बहरूपीय जादूगर को जिंदा जलाने की धमकी देकर उससे सच्चाई निकलवाता है कि उसको यहाँ पर किसने भेजा है, और अपनी जान बचाने के लिए वो मायावी भी उनको सच सच बताता है कि उसको यहाँ भेजने वाला ग्रिफन ही है, जो उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है कि वो इस समय यहाँ पर है। और साथ में वो मायावी मार्क को ये भी बताता है कि ग्रिफन ये चाहता है जितना ज्यादा गुस्सा और नफरत उसके अंदर बढ़ती रहेगी उतना ही फायदा ग्रिफन को होता जाएगा, क्योंकि ग्रिफन को इंसानों की दुनिया में जाने के लिए मार्क को हराना होगा। और मार्क ग्रिफन से तब तक लड़ाई नहीं करेगा जब तक उसके अंदर काफी ज्यादा नफरत और गुस्सा नहीं होगी। और यही कारण है जब जब मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत फील हुई तब तब ग्रिफन को फायदा होता रहा। और अभी भी ये जादूगर यहाँ पर मार्क के डैड का रूप लेकर उसे गुस्सा नफरत ही पैदा करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ ही समय में ग्रिफन के वो सींग वाले स्लेव हंटर भी मार्क को लेने के लिए उसके कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मार्क और मीमो ने जो पहले से ही अपनी उस झोपड़ी के आसपास काफी सारे ट्रैप लगा रखे होते हैं, उनकी मदद से उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि वहाँ पर हंटर पहुंच चुके हैं। तो वो लोग अब उस मायावी को दोबारा से छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने उनको सब कुछ सच सच बता दिया होता है। और वो जल्दी से वहाँ से अपना सारा सामान लेकर दूर जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि मीमो और मार्क का प्लान ही यही था कि जैसे ही यहाँ पर स्लेव हंटर पहुँचते हैं वो लोग उनका पीछा कर उस माइनिंग तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर थॉमस इस समय इन सब के लिए गुलामी कर रहा है। अगर ये सभी हंटर्स जो मीमो और मार्क को ढूंढने आए थे, इन सब का लीडर मीमो और मार्क की ये चाल समझ जाता है कि वो दोनों इस समय उन सभी हंटर्स पर नजर रखे हुए हैं, और वो अपने सभी हंटर्स को ये ऑर्डर भी देता है कि उन लोगों को अब दोबारा से चुपचाप अपनी खदान तक जाना है, क्योंकि ये दोनों ही मतलब इस समय जो भी हो रहा है वो सब कुछ ग्रिफन के प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। और ये हंटर्स खुद भी चाहते हैं कि मार्क उस खदान तक पहुंच जाए जहां वो उसको पकड़ सके। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में जहां अभी अभी डिटेक्टिव और पेट्रा ने अपनी आंखों से उस क्रीचर को सबके ऊपर अटैक करते हुए देखा था, मगर कुछ ही सेकंडों में वो क्रीचर अपने आप ही एक बड़े से भालू में बदल गया। अब इस चीज से पेट्रा और डिटेक्टिव ये बात समझ जाते हैं कि उस क्रॉनिकल बुक में लिखी हुई हर बात सच है। और अब डिटेक्टिव पेट्रा को एक पुरानी बात बताता है, और ये बात उस समय की थी जिस समय पेट्रा के हस्बैंड कार्ल की मौत हुई थी। और डिटेक्टिव के अकॉर्डिंग जिस समय वो लोग कार्ल के मरने के बाद उसकी उस वर्कशॉप के अंदर घुसे थे, उन लोगों को वहाँ पर कार्ल की बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं मिला था, और यहाँ तक उसकी राख के अंदर भी उसकी बॉडी के अवशेष नहीं थे, मानो जैसे कार्ल उस जगह से अपने आप गायब हो गया था। इसी के बाद जब डिटेक्टिव ने ये बात अपने सीनियर्स को बताई तो उसके सीनियरों ने भी इस बात को पूरी तरह से दबा दिया, और इस केस को दबाने में सबसे बड़ा हाथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का था, जो खुद कार्ल के केस को हैंडल कर रहे थे। असलियत में दोस्तों वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो कोई और नहीं, कोई मायावी जादूगर था जो किसी का भी रूप ले सकता था। और कार्ल के केस को दबाने के लिए उसने पूरे पुलिस स्टेशन को ही अपनी पावर से कंट्रोल में कर लिया था, जिसके बाद कार्ल के केस को आराम से दबा दिया गया, और साथ में कार्ल से रिलेटिव सभी फाइलों को भी पूरी तरह से मिटा दिया गया। और आज जो उसने अपनी आंखों से देखा उसके बाद उसे पक्का भरोसा हो गया कि ब्लैक टावर नाम की दुनिया असल में है। यहाँ दूसरी तरफ बैकी, जिसके डैड खुद भी एक मायावी जादूगर है, वो उसका दिमाग कंट्रोल कर उसको अपने साथ पार्टी से घर लेकर आ जाते हैं, और अब जाकर वो उसे रिलीज करते हैं। अब होश में आते ही बैकी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वो पार्टी से एकदम घर कैसे पहुंच गई। तो अब डॉक्टर पीटर, जो कि खुद एक मायावी है, वो बैकी को समझाते हैं कि वो उसको हॉस्पिटल से घर लेकर आए हैं, क्योंकि वो पार्टी के अंदर बेहोश हो गई थी। मगर साथ में अब टेलीविजन के ऊपर भी पार्टी में हुए उस अटैक के बारे में न्यूज चलाई जा रही होती है, लेकिन इस न्यूज के अंदर भी यही बात बताई जा रही होती है कि पार्टी के अंदर एक काफी बड़ा भालू घुस गया था, जिसके अटैक से काफी सारे लोग घायल हो गए। मगर बैकी ये न्यूज देखते ही ये बात अपने डैड को बताने की कोशिश करती है कि वो कोई भालू नहीं था, वो एक काफी खतरनाक क्रीचर था जिसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा, और वो क्रीचर उसी क्रॉनिकल बुक के अंदर से आया था। तो अब डॉक्टर पीटर उस बुक का नाम सुनते ही बैकी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और अब वो बैकी को ये भी धमकी देते हैं कि अगर उसने अब दोबारा से उस बुक के बारे में बात या सोचने की कोशिश करी तो वो उसको सीधा ही मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, क्योंकि अब मार्क और थॉमस की तरह उसका भी दिमाग उस बुक के कारण खराब होने लगा है। अब बैकी भी अपने डैड की इस बात से काफी ज्यादा दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ सारा, जिसको इस समय उसके पेरेंट्स ने उसके घर में बंद कर रख रखा है, वो भी जब ये न्यूज टीवी के अंदर देखती है कि बेन की पार्टी के अंदर एक काफी खूंखार भालू ने अटैक कर दिया, जिसमें माया काफी ज्यादा घायल हो गई है,
है, तो वो भी अब अपने दोस्तों से मिलने घर से निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ उस ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर मीमो और मार्क अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन सभी स्लेव हंटर्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस समय सीधा उस माइनिंग तक जा रहे हैं जहाँ पर थॉमस है। और कुछ ही समय बाद वो लोग उस माइनिंग तक पहुँच जाते हैं, जहाँ इस समय काफी सारे इंसानों से बड़े बड़े पत्थरों को निकलवाया जा रहा है। अब माइनिंग तक पहुँचते ही उन सभी स्लेव हंटर्स का वो सेनापति जाकर सीधा ही एक इंसान से मिलता है जिसका नाम सैरन होता है। और इस इंसान के आगे ये स्लेव हंटर भी अपना सर झुकाकर उसे अपना बॉस बताता है। और ये एक काफी अजीब बात होती है, क्योंकि ये सभी स्लेव हंटर्स इंसानों का शिकार करते हैं, मगर इस समय ये एक इंसान के आगे अपना सर कैसे झुका रहा है। और अब इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि सैरन को ग्रिफन ने खुद ये पावर दी है। सैरन भी ग्रिफन के मिशन को पूरा करने में उसका साथ दे रहा है, ताकि ग्रिफन जल्दी से इंसानों की दुनिया में जाकर उस दुनिया को भी अपना गुलाम बना सके। तो अब वो स्लेव हंटर्स का सेनापति सैरन को ये बात बताता है कि वो लड़के उनके वहाँ जाने से पहले ही वहाँ से जा चुके थे, लेकिन सैरन भी ये बात पहले से ही जानकर वो लड़का जिसका नाम मार्क है, जो दोनों दुनियाओं में अपनी शक्ति से ट्रैवल कर सकता है, वो उन सबका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। और अब किसी भी कीमत पर वो लड़का यहाँ से जाना नहीं चाहिए। इस चीज के लिए भी वो सभी हंटर्स को तैयार रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मार्क और मीमो जो इस बात से अनजान है कि सभी स्लेव हंटर ये बात पहले से ही जानते हैं कि वो लोग उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, वो अब दोबारा से इन सभी गुलाम इंसानों में अपने भाई थॉमस का पता लगाने के लिए दोबारा से उस पहाड़ी के ऊपर एक स्पीकर लगाकर उसमें काफी म्यूजिक चला देते हैं। और ये म्यूजिक सुनकर थॉमस भी समझ जाता है कि उसका भाई उसे बचाने के लिए यहाँ आ गए हैं, मगर साथ में सभी स्लेव हंटर भी इस चीज से एक्टिव हो जाते हैं और वो सीधा ही थॉमस को पकड़कर उस माइनिंग वाली खदान के अंदर बने हुए एक जेल के अंदर जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका भाई उसे लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। मगर दूसरी तरफ से ये सब कुछ देखकर मीमो मार्क को ये बात बोलता है कि वो जल्दी से अपनी पावर से टेलीपोर्ट होकर नीचे खदान में जाकर अपने भाई को लेकर आ सकता है। पर अब मार्क मीमो को ये बात बताता है कि वो केवल उस जगह पर खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है जो जगह उसने पहले से देख रखी है, और माइनिंग के अंदर की जगह उसने आज तक नहीं देखी है। इस सिचुएशन में वो खुद को माइनिंग के अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है, तो उन लोगों को किसी भी तरह से खुद नीचे जाकर थॉमस को बचाकर लाना होगा, और ये सब रात होने पर करेंगे। अब रात होते ही सबसे पहले मीमो सभी स्लेव हंटर्स का ध्यान बटाने के लिए उन सबके सामने आ करता है, अपने पीछे लगाकर उन सबको अपने पीछे लगाकर माइनिंग से दूर अपने पीछे भगाने लगता है। और दूसरी तरफ मार्क जल्दी से अब खदान के अंदर जाकर अपने भाई थॉमस से मिलता है, मगर यहाँ पर मौजूद सभी स्लेव हंटर जो पहले से ही जानते हैं कि मार्क यहाँ पर आने वाला है, वो मार्क के लिए पहले से यहाँ पर ट्रैप बनाकर रखते हैं, जिसमें वो यहाँ मार्क के आते ही उस कैद खाने का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन इस सबसे मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। तो अब वो जल्दी से अपने भाई को लेकर अपनी पावर्स की मदद से खुद को वहाँ से बाहर निकालने के लिए टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है। और थॉमस के देखने पर उसे पता चलता है कि इस जगह पर चारों तरफ एक काले कलर का अलग सा कीचड़, चारों तरफ एक कीचड़ की मट्टी लगाई हुई है, और इसी के कारण से मार्क की पावर काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस काले कीचड़ का काम ही यही है कि वो इंसान के दिमाग में जाकर उसके दिमाग की पावर को कम कर देता है, जिस कारण से सामने वाला इंसान अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता है। और साथ में इस कीचड़ के कारण सामने वाला इंसान अपनी पावर कुछ घंटों तक और यूज नहीं कर सकता है। और अब इन सभी स्लेव हंटर्स के ट्रैप के कारण थॉमस के साथ मार्क भी उस जगह पर फंस जाता है। यहाँ इंसानों की दुनिया के अंदर अब सभी दोस्त मिलकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस समय माया काफी बुरे हाल में होती है, और डॉक्टर से उन सबको ये बात पता चलती है कि माया का ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसको रिकवर करना नामुमकिन है। और अब डॉक्टरों के अकॉर्डिंग वो लोग उसको इसी हाल में मारने वाले हैं। इस बात से सबसे ज्यादा दुखी बेन होता है। अब यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब थॉमस दोबारा से अपनी पॉकेट से द लॉट निकालता है, जिससे वो लोग ग्रिफन को मार सकते। अब मार्क दोबारा से उस लॉट को अपने हाथों में ले लेता है, और ऐसा होते ही उस लॉट के अंदर दोबारा से पावर आ जाती है। और अब जब मार्क उस लॉट को उस कैद खाने की दीवार के ऊपर मारता है, तो इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरी दीवार ही टूट जाती है, इससे उन दोनों का वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। दूसरी तरफ मीमो हंटर्स को, जो उन सभी स्लेव हंटर्स का ध्यान बटाने के लिए उनको अपने पीछे लगा लेता है। अब उनमें से 2 स्लेव हंटर मीमो को पकड़ लेते हैं। मीमो किसी तरह से उन दोनों स्लेव हंटर से अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उन स्लेव हंटर में से एक स्लेव मीमो की 2 उंगलियां ही खा जाता है। दूसरी तरफ उस माइनिंग से बाहर आकर मार्क दोबारा से अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उस ब्लैक कीचड़ के कारण मार्क के दिमाग पर असर हो रखा है, जिस कारण से वो कुछ घंटों तक और अपनी पावर यूज नहीं कर सकता। अब इसीलिए उन लोगों को अपनी दुनिया तक लेकर जाने वाले उस डोर तक खुद ही पहुंचना होगा, और इसके लिए उनको वहाँ पर एक स्लेव हंटर्स की खड़ी हुई जानवरों से चलने वाली गाड़ी भी मिल जाती है। पर इससे पहले वो दोनों वहाँ से निकल पाते, वहाँ पर एक स्लेव हंटर आ जाता है, लेकिन अब मार्क
जिसके पास वो लॉट होता है वो उसकी मदद से उस स्लेव हंटर को जान से मार देता है। मगर एक अजीब सी चीज जो हम लोग इस समय देखते हैं, उस स्लेव हंटर को जान से मारने के बाद मीमो के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है, जैसे उसे इसको मारकर काफी खुशी हो रही है। और तभी वहाँ मीमो भी पहुंच जाता है। तो अब वो तीनों ही जल्दी से उस जानवरों से चलने वाली गाड़ी को लेकर उस डोर तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अब जब ग्रिफन को ये बात बताई जाती है कि वो लड़का दोबारा से उनके हाथों से निकल गया, अब ये बात सुनकर ग्रिफन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो इस बार खुद ही बाहर आ जाता है। और अब ये जो चीज बाहर आती एक काफी बड़ा उड़ने वाला दानव होता है जो सीधा ही उड़कर मार्क को पकड़ने के लिए उनकी ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ अभी मार्क ने जिस स्लेव हंटर को जान से मारा था, उस स्लेव हंटर को देखकर इन सभी स्लेव हंटर्स का लीडर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि ये दूसरा स्लेव हंटर इस लीडर का आपस में रिलेशन था। और अब इस चीज से ये लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में अब सारा को हॉस्पिटल से जाते हुए माया का वो कैमरा मिलता है, जिसके अंदर से उसे वो फोटो भी मिल जाती, जिस फोटो के अंदर बेन बैकी को किस कर रहा होता है। तो अब सारा भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। यहाँ दूसरी तरफ इस दुनिया के अंदर अब कुछ समय बाद ये तीनों उस डोर तक पहुंच जाते हैं। तो थॉमस अब दोबारा से इस डोर को इस तरफ से ओपन करने के लिए वो लॉट मांगता है, क्योंकि इस डोर को इस तरफ से ओपन करने के लिए उस लॉट की जरूरत होती है। मगर मार्क अब थॉमस को दोबारा से वो लॉट देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि थॉमस पहले भी उन सबको धोखा देकर लॉर्ड ग्रिफन को मारने के लिए, क्योंकि थॉमस अभी भी ग्रिफन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब इसी बात से थॉमस भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि थॉमस एक जोरदार पंच मार्क को लगा देता है, जिस कारण से मार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब थॉमस वो लॉट से इस डोर को इस तरफ से ओपन करने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लॉट केवल मार्क के हाथों में ही काम करता है। और अब तक इनके पास ग्रिफन भी पहुंच जाता है। यहाँ इंसानों की दुनिया के अंदर डिटेक्टिव और पेट्रा सीधा ही बैकी के घर पहुंचकर उसे किसी तरह से उसके घर से निकालकर वो बुक लेकर सीधा ही उस डोर को खोलने के लिए चर्च की ओर निकल जाते हैं। यहाँ अब जब मार्क दोबारा से होश में आता है, तो वो देखता है कि अब उनके पास खुद ग्रिफन आ चुका है, और ग्रिफन मार्क से बात करने के लिए थॉमस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुका है। और थॉमस की मदद से ही अब ग्रिफन मार्क से बात करता है, जिसमें ग्रिफन मार्क को वो लॉट वापस देकर उससे लड़ाई करने के लिए मार्क को उकसाने लगा, क्योंकि ग्रिफन मार्क को हरा कर ही उसकी पावर पर कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए ये जरूरी है कि मार्क भी किसी तरह से उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाए। और अब ग्रिफन भी इस चीज के लिए मार्क को गुस्सा दिलाना शुरू कर देता है। अब मार्क भी अपने गुस्से में इससे पहले ग्रिफन के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। उसके विजन में उसके डैड दिखते हैं, जो अब उसे ये बात समझाते हैं कि वो नफरत को नफरत से नहीं हरा सकता, और बजाय खुद गुस्से में आने के उसको ग्रिफन को गुस्सा दिलाना चाहिए। तो मार्क यही करता है, और अब वो सीधा ही ग्रिफन को लड़ने से मना कर देता है, जिस चीज से अब ग्रिफन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ पेट्रा, डिटेक्टिव और बैकी उस चर्च के डोर तक पहुंचकर उस डोर को खोलने की कोशिश करती है। मगर बैकी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वो मार्क के हिसाब से सभी बटन सही तरह से प्रेस कर रही है, मगर फिर भी ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। और अब जब पेट्रा मार्क के लिखे हुए उस नोट को देखती है, तो उसे समझ में आता है बैकी एक बटन गलत प्रेस कर रही है, क्योंकि मार्क के हिसाब से जो लास्ट बटन है वो कोई और होगा। और यही कारण था मार्क ने बैकी को इस डोर को ओपन करने के लिए कि मॉम को साथ लाने के लिए बोला था, क्योंकि उस लास्ट बटन के बारे में केवल उसकी मॉम ही जानती है। अब जब वो लोग सही तरीके से सारे बटन दबा देते हैं, तो तुरंत ही वो गेट ओपन हो जाता है। और इस समय इन सबकी आंखों के सामने, और दूसरी तरफ इस समय इनकी आंखों के सामने ही मार्क, थॉमस और मीमो ग्रिफन के सामने खड़े होते हैं। और मार्क अब जब सही मौका देखता है, तो वो अपने उस लॉट से ग्रिफन पर अटैक कर थॉमस को बचा लेता है। और अब इस चीज से ग्रिफन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन सही समय पे वो डोर खुलने के कारण वो तीनों ही किसी तरह से खुद को बचाकर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जो उस डोर को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके लिए उसको मार्क को हराना जरूरी था। अब इस तरह से डिटेक्टिव, बैकी और पेट्रा ने भी खुद अपनी आंखों से ब्लैक टावर की दुनिया को देख लिया। और अच्छी बात ये होती है कि ये तीनों भी सेफली अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, और वो लोग जल्दी से उस डोर को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ दोबारा से उसी कोटियास नाम के आदमी को देखते हैं, जो इस समय अपनी वैन के अंदर बैठकर काफी अजीब चीज कर, जिसमें वो अपने मुंह के अंदर से एक अंडा निकालता है, और कुछ ही टाइम में वो कोटियास भी अपने असली रूप में आ जाता है। और ये भी कोई और नहीं होता, वही मायावी जादूगर होता है, जो किसी का भी रूप ले सकता है। और इस पॉइंट पर हम लोगों को ये बात क्लियर होती है, ये जो जादूगर
जादूगर मायावी है। ये कोई एक नहीं है, ये काफी सारे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये यहाँ पर केवल रूप बदल कर ग्रिफन का मिशन पूरा करने के लिए रह रहे हैं और ये अपनी जनसंख्या भी खुद ही बढ़ा रहे हैं। जैसे इसने अभी अभी अपने मुंह के अंदर से एक अंडा निकाला, वो भी एक मायावी जादूगर होगा। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक टावर की दुनिया में ग्रिफन पूरी तरह से फेल हो जाता है, मगर दोबारा से उसके वो गुलाम स्लेव हंटर उसको आकर ये बात बताते उन लोगों के खदान का पूरा काम हो गया है और बस अब उन लोगों को कुछ और समय का वेट करना है। मतलब ये लोग अभी पूरी तरह से फेल नहीं हुए और इन लोगों का कोई और दूसरा भी प्लान है इंसानों की दुनिया में पहुंचने का, और उसी के लिए ये लोग उन खदानों में से बड़े बड़े पत्थरों को निकलवा रहे थे। दूसरी तरफ अब मार्क और थॉमस से मिलने हॉस्पिटल में उनकी मॉम पेट्रा आती है और अब वो उन दोनों से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी उन दोनों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब जब उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो उन दोनों को वादा करती है कि उन लोगों को आगे से जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उनके साथ रहेगी। और साथ में अब वो डिटेक्टिव मार्क की मॉम को ये भी भरोसा दिलाते हैं कि जो मर्डर के चार्जेस मार्क के ऊपर लगे हैं उन सबसे वो मार्क को बचा लेगा। और इसी के साथ मीमो जिसकी अब 2 उंगलियां कट चुकी हैं, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्क और थॉमस का अभी भी अच्छा दोस्त है। अब इस सब के बाद मार्क सीधा ही जाकर बैकी से मिलता है, पर इससे पहले मार्क बैकी से मिल पाता उसके पास सारा आकर वो फोटो जिसके अंदर बेन बैकी को किस कर रहा होता है वो फोटो मार्क को दे देती है, जिसे देखकर मार्क पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अब वो बैकी से कोई भी बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और अब वो दोबारा से घर पहुंचकर और अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए दोबारा से उन किलों से हाथों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो रुक जाता है और वो ये सब नहीं करता। इसका मतलब अब मार्क ने अपने प्रेशर और अपने गुस्से को खुद ही कंट्रोल करना सीख लिया है और उसे अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ समय इसी तरह बीत जाता है जिसमें मार्क बैकी को लेकर काफी ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब रहता है, लेकिन फिर से उसे ये बात समझ में आती है कि उसे जाकर एक बार बैकी से जरूर मिलना चाहिए और उसे इस समय बैकी को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बैकी ही थी जिसने उस पर उस समय भरोसा किया जब उसे सब पागल समझ रहे थे। तो वो उसी टाइम जाकर बैकी से मिलता है और अब इसी मुलाकात में उन दोनों का रिलेशन आपस में दोबारा से, और अब जब हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया, उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि बेन जो इस समय माया को लेकर उसकी कोमा की हालत में लेकर सीधा ही उस चर्च में पहुंचकर उस ब्लैक टावर की दुनिया में जाने वाले डोर को ओपन कर माया को लेकर उस दुनिया में चला जाता है, क्योंकि बेन को भी ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में जाते ही इंसान फिजिकल सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो वो माया को ठीक करने के लिए उसको लेकर सीधा ही इस दुनिया में पहुंच जाता है और ये चीज देखकर काफी खतरनाक लगती है, क्योंकि उनके अंदर जाते ही वो डोर भी अपने आप बंद हो जाता है। और अब एकदम एंडिंग पॉइंट पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि ग्रिफन ने जो अपने उन सभी मजदूरों से माइनिंग करवा कर वो बड़े बड़े पत्थर निकलवाए थे, उनमें से एक पत्थर टूटता है, जिसके टूटते ही उसके अंदर से सींग वाला स्लेव हंटर निकलता है। मतलब ये सभी पत्थर ग्रिफन ने अपनी आर्मी बनाने के लिए इकट्ठे करवाए हैं, क्योंकि ग्रिफन की पावर है वो पत्थरों से बनी हुई थ्रो को कंट्रोल कर सकता है और अब ये सभी पत्थर उसकी हंटर की आर्मी बनने का काम करेगी। मतलब अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे ग्रिफन और भी ज्यादा पावर के साथ इंसानों की दुनिया को काबू करने का मकसद जरूर पूरा करेगा। पर इसी पॉइंट पर ग्रिफन सीजन 1 खत्म हो जाता है।